आपकी जिंदगी में वो पल क्या था जहाँ से आपको लगा कि अब आपको शायरी शुरू करनी चाहिए? कि शायरी जो मैंने शुरू नहीं की वो हो गई। तो कोई दो लाइन ऐसी जो कोई भी मार दे और हो सकता है सामने से हाँ मिल ही जाए। आप ही के बिना हूँ क्यों बेचैन, आप ही क्यों मेरी जरूरत है, वहम इतना हंसी नहीं होता, वाकई आप खूबसूरत है। आप लोगों की पर्सनल लाइफ में तो वाइफ खुश रहती होंगी? नहीं, वाइफ ही नहीं खुश रहती। आपको अगर मैं बोलूँ कि आपको एक्सप्लेन करना है कि बीवी क्या है, व्हाट इज वाइफ? कि वाइफ जो है प्यार या पैसा? देखिए जी, मेरी जाती राय तो ये है कि प्यार क्या है? इसके डिस्क्रिप्शन में अगर मैं बोलने लगूं ये आपका पॉडकास्ट भी खत्म हो जाएगा। झुक जाना ये कितना जरूरी होता है? देखिए, टूटने से बेहतर है झुक जाना। आपको क्या लगता है कि रो देना चाहिए? शायर तो बिल्कुल रोएगा, पक्का रोएगा। मेरे तो पलकों पे आंसू रखे रहते हैं भाई। ₹1,00,000 आपका वो काम नहीं करेगा। औरत के 2 आंसू, वो भी फर्जी, वो काम कर जाएंगे। अपने खालीपन को भरना छोड़ दिया, तन्हाई से बिल्कुल डरना छोड़ दिया। तुमको हिचकी आने से भी दिक्कत थी, मैंने तुमको याद ही करना छोड़ दिया। दोस्तों, मैं शायर आफरीदी आपसे मुखातिब है। बारहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से और मुशायरों से, कवि सम्मेलन से, रील से, शॉर्ट से आप तक पहुंचा हूं और मैं बहुत प्राउड फील करता हूं कि मेरी फैन फॉलोइंग जो है उसमें सारे लौंडे हैं। तो आज उसी पर सारी पूरा फोकस उसी पर रहेगा, लौंडियार पर ही। तो अभी मैं राइट नाउ विद रोहन, तो लेट्स स्टार्ट। अफरीदी सर, वेलकम। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। क्या ग्लो आ रखा है आपके चेहरे पे? अरे यार, आपका उसने नजर है। आप ही की एक शायरी थी, वही स्टार्ट करना चाहूंगा वहीं से। जगह नहीं थी मैं जगह बना के बैठा हूँ। हाँ, जगह नहीं थी मगर मैं बना के बैठा हूँ, मैं इस जगह से किसी को उठा के बैठा हूँ। आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आपको मैं सालों से सुनते हुए आया हूँ। मैं आपको दिल से चाहता हूँ, दिल से सुनता हूँ और मैं चाहता था कि आप इस पॉडकास्ट पे आए। आज आई थिंक हम लकी हैं कि हमें मौका मिला है कि आप टाइम निकाल के यहाँ पर आ पाए। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। लोग आपके डीएम्स तक, आपके मुशायरों तक आने की चाह रखते हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप हमारे तक आए। बहुत शुक्रिया। तो आज हम बातचीत भी करेंगे और बीच बीच में हमें मौका मिला है तो हम कोशिश करेंगे हमारे लिए एक पर्सनल मुशायरे के फील भी सेट हो सके। हम आपसे सुनना भी चाहेंगे काफी कुछ। बिल्कुल। सबसे पहले शुरू करने के लिए अगर आप कुछ सुनाना चाहे। एक शेर मेरा बहुत, जिस जमाने में टिकटॉक चलता था तो उस जमाने में वो मिलियंस में लोगों ने उसके ऊपर एक्ट किया है, मतलब आवाज मेरी और उसके ऊपर वो बहुत चला है। वो मैं वहीं से शुरू करता हूँ। बगैर उसको बताए निभाना पड़ता है, ये इश्क राज है इसको छुपाना पड़ता है। तेरे बगैर ही अच्छे थे क्या मुसीबत है, तेरे बगैर ही अच्छे थे क्या मुसीबत है, ये कैसा प्यार है हर दिन जताना पड़ता क्या है। बात है। तो सर, प्यार जो एक चीज है ना, मुझे लगता है शायर उसको काफी अच्छी तरह प्रेजेंट करते हैं। इजहार मोहब्बत जिसे कहते हैं, जी जी। वो शायर से खूबसूरत तरीके से कोई नहीं कर सकता। सो आप लोगों की पर्सनल लाइफ में तो वाइफ खुश रहती होंगी? नहीं, वाइफ ही नहीं खुश रहती। वाइफ नहीं खुश रहती क्योंकि वाइफ के लिए तो हम जो है कि मतलब एक आम आदमी है, तो हमसे दूसरे लोग जरा इम्प्रेस होते हैं, तो वाइफ इम्प्रेस नहीं होती। मतलब आप इतने प्यारे प्यारे शेर सुनाते हो फिर भी नहीं? नहीं, वो थोड़ी देर के लिए, बल्कि और कमी निकाल देती है मेरी वाइफ। तो कहने लगा नहीं इसको आप थोड़ा यूं कर लो। मैंने कहा यार आप क्या जानते हो शायरी के बारे में यार। लोग वाह वाह करे फिर रहे हैं। हाँ, तो वो जो है कि नहीं आप इसको यूं कर लो। मैंने कहा नहीं हो सकता, वो मीटर की प्रॉब्लम है, हमें उतने ही मीटर में रखना है। लेकिन वो उनकी मोहब्बत है, वो करती हैं कि साहब ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, वो हमारे अच्छे के लिए कहती हैं। लेकिन जो अप्रिसिएशन हमें बाहर मिलता है वो किसी भी आर्टिस्ट के लिए, वो घर में नहीं मिलता। वो घर की मुर्गी दाल बराबर, चराग तले अंधेरा होता ही है। लेकिन सर, कहा जाता है कि यूजुअली शायर जो है किसी का दिल टूटता है तब शायरी स्टार्ट कर देते हैं। तो आपकी जिंदगी में वो पल क्या था जहां से आपको लगा कि अब आपको शायरी शुरू करनी चाहिए? नहीं, वो दरअसल क्या है कि शायरी जो मैंने शुरू नहीं की वो हो गई। ये एक बहुत लंबी दास्तान है, लेकिन मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ कि मैं जब 7th स्टैंडर्ड में था तब से मैं शायरी से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। शायरी क्या चीज़, गज़ल क्या चीज़ होती है, गज़ल मैंने देखी पहली बार अपने स्कूल मैगजीन में। तो उसके बाद मेरे मामा जो है वो शायर थे, वो उस वक्त यंग थे, तो मैंने उनको गज़ल सुनाई तो उन्होंने कहा अच्छा तुम्हें भी शायरी का शौक़ है। तो हाँ, तो फिर उन्होंने अपनी शायरी मुझे सुनाई, तो फिर वहाँ से और शौक़ पैदा हुआ। फिर हम रफ्ता रफ्ता चलते चलते हाई स्कूल में आ गए, और हाई स्कूल में आके उस ज़माने हाई स्कूल में जो पहला
लव होता था तब होता था, अब तो शायद मेरे ख्याल से 5वीं 6ठी क्लास में हो जाता है। तो बहरहाल वो हमें भी हुआ, सबको होता था उस जमाने में, अब भी होता है। वो हुआ, फिर वो जाहिर है वो ब्रेकअप भी होता है, और उस जमाने में ब्रेक व्रेक तो नहीं हुआ था, लेकिन वो कुछ ऐसे हालात बन गए थे कि हम मिल भी नहीं पाए और मिलने से पहले ही जुदा हो गए। तो वो एक बहुत मेरे लिए खतरनाक पीरियड था। तब से मैंने फिर वो शायरी का सहारा लिया। वो जज्बात जो थे, वो जो गुस्सा था, वो जो भी अंदर जो भी कुछ था, खमीर था, वो सब शायरी के जरिए, उस शायरी ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। हालांकि टेढ़े मेढ़े मिसरे होते थे, एक मिसरा इतना सा एक इतना बड़ा, कोई बहर की पता नहीं कुछ नहीं, लेकिन वो जज्बात जो थे वो फ्लॉलेस जो है वो बाहर आ रहे थे। तो ये मेरा हुआ। तो दिल टूटना आपकी इसमें भी? हाँ, हम तो कह सकते हैं उसे। हालांकि वो आगे जाके फिर वो तो फिर खत्म हो गया, लेकिन वो फिर मेरा ओढ़ना बिछौना उर्दू बन गई, चूंकि मैं वो उर्दू से ही मेरा शुरू से रहा, फिर मास्टर्स उसी से किया, फिर तो वो और वजह थी उसकी जी। फिर मैं पैसे मिलने लगे शायरी के। 1992 में मैंने पहला मुशायरा पढ़ा जिसमें मुझे 400 रुपये मिले थे। वाह। काशीपुर उत्तराखंड, जब वो यूपी में था, तो 400 रुपये मिले थे भाई। वो 400 रुपये बहुत होते हैं यार। तो इससे तो प्रोफेशन से पैसा बनाया जा सकता है, आपको हाँ, रियलाइज मतलब हुआ? उस जमाने में 400 मिले थे। हाँ 92 में। बताइए। तो बस इस तरह चलते चलते फिर ये तो मुझे लगता है आपका वो शेर यहाँ बहुत अच्छा जाएगा, लौंडे मेरे पाँव दबाने लगे। वो अगर आप सुनाए। वो भी आ जाएगा। दरअसल वो क्या बताऊं, जहां भी होते हैं वो लौंडे, उसकी जरूरत हाँ। उसकी फरमाइश होती है। इतना मजबूर न कर बात बनाने लग जाए, हाँ हम तेरे सर की कसम झूठी खाने लग जाए। इतने सन्नाटे पिए मेरी समात ने कि अब सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाए। हाँ। मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किस्से, ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाने लग जाए। आप भी दबाइएगा, आपको फायदा होगा। लेकिन सर आपके जवानी के किस्से मुझे जहाँ से आपने भी शुरुआत करी हाई स्कूल से समझ आ गए हाँ कि काफी उच्च कोटि के रहे। हाँ यार, वो था, मैं शुरू से ये सब। लेकिन सर आपको क्या लगता है कि अब शायरी जो है वो थोड़ी कूल होती जा रही है, क्योंकि अब काफ़ी यंगस्टर्स जो हैं वो शायरी के साथ कनेक्ट करने लग गए हैं। पहले मुशायरे होते थे, बड़े लोग जाया करते थे देखने के लिए। अब मैं देखता हूँ जो कवि सम्मेलन हो रहे हैं, मुशायरे हो रहे हैं, उसमें काफ़ी यूथ भी पहुँच रहे हैं वहाँ तक। पता नहीं इसको कितने लोगों महसूस किया होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया है। जो कोविड हमारे यहाँ आया है ना, तो कोविड में सभी लोग कैद थे घर में, क्या करें, फिल्में कितनी देखें जी। कपिल शर्मा कितना देखें, और वो कॉफी मतलब विद कोई भी करण, कॉमेडी हाँ। शो कितना देखें, क्या करें। तो उन्होंने यार, अरे ये क्या है यार, ये क्या है, अरे मुशायरा है, ये क्या चीज होती है भाई। अब उन्होंने सर्च किया, अरे यार क्या बात है यार, ये हमसे आज तक हमने देखा ही नहीं था हमने। तो वहां से वो फिर उससे इंट्रोड्यूस हुए पहली मर्तबा, और फिर उनका एक जहन बना। और जब कोविड खुला तो हमने खुद वो एक ड्रास्टिक चेंज देखा। राइट। प्रोग्राम्स में जो कार्यक्रम होते हैं हमारे, मुशायरा, उसका कवि सम्मेलन, वो यंगस्टर्स बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और वो एक कमाल का, चूंकि आप तो चूंकि उस फील्ड से नहीं है, लेकिन हमने तो साक्षात देखा है, हमने फील किया यार ये कमाल हो गया है। तो जो कोविड के बाद जो प्रोग्राम्स हुए उसमें यंगस्टर्स की बहुत ज़्यादा तादाद और बहुत ज़्यादा वो बढ़ चढ़ के उसमें पूरे वजूद के साथ उसमें शामिल होते रहे। और उसमें यह भी हुआ है कि जो हमारी एक रिवायती शायरी जो चलती थी कवि सम्मेलन और मुशायरों में, वो उसको हमारी यूथ ने जो है नेगलेक्ट किया, उसको किक आउट किया, और सिर्फ प्योर लिटरेचर की तरफ ये लोग आए। राइट। ये कम से कम हमें तो बहुत फायदा हुआ इसका कि नया 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 तबका, नई जनरेशन जो है वो लिटरेचर की तरफ आई है, न सिर्फ शायरी की तरफ, बल्कि लिटरेरी एलिमेंट तो उनको शायरी में चाहिए जी। तो ये एक्सचेंज आया। सर काफ़ी यंगस्टर्स हमें भी देखते हैं, तो प्यार जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है जो इजहार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि प्यार को जता देना, बता देना, ये कितना ज़रूरी है? दिल तक रखने से ज़रूरी है कि आप बता दें? नहीं, दिल में रखने का तो जरूरी नहीं है, दिल में कुड़ते रहोगे आप, वो आप उस चक्कर में रहोगे, वो दूसरा उसको लेकर सब वन हो साइडेड जाएगा। लव की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, वन साइडेड। कि वो दिल में रख लिया, बताया ही नहीं कभी उसे, मैं प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ, क्रश है मेरा। देखो यार, अब शायर के लिए तो ये काम बहुत आसान है, हम तो 2 लाइनें लिख के कर देंगे तो उसकी सोच ही बदल देंगे हम। हाँ। लेकिन आम आदमी के लिए थोड़ा सा मुश्किल है।
उसको एफर्ट करना पड़ता है। तो अगर इज्जत को खतरे में ना डालते हुए अगर आप ये काम कर सकते हैं तो कीजिए आप। तो कोई 2 लाइन ऐसी जो कोई भी मार दे और हो सकता है सामने से हाँ मिल ही जाए? अब देखिए क्या होता है कि हर आदमी और ख़ासतौर से लड़की हुस्न हसीन हो ना हो, लेकिन उसका गुमान होता है कि मैं हसीन हूँ। आपको ये एहसास दिलाना है उसे कि तू ही हसीन है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत तू ही है, तुमसे हसीन कोई नहीं। तुमसे हसीन कोई नहीं है। तो वहाँ एक एक मतलब एक चांस ले सकता है एक आम आदमी। आप ही के बिना हूं क्यों बेचैन, आप ही क्यों मेरी जरूरत है, आप ही के बिना हूं क्यों, हालांकि झूठ बोल रहा है, खाली झूठ बोल रहा है। आप ही के बिना हूं क्यों बेचैन, आप ही क्यों मेरी जरूरत है, वहम इतना हंसी नहीं होता, वाकई आप खूबसूरत हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। कौन कौन नहीं फ्लैट हो गया? आपको बस ये एहसास लाना कि तुमसे ऊपर कोई नहीं है, आपके ऊपर कुछ नहीं है। और उस वक्त वो आदमी झूठ भी नहीं बोल रहा होता, क्योंकि उस वक्त उससे ज्यादा खूबसूरत कोई है ही नहीं उसके लिए दुनिया में। राइट। क्योंकि उससे मोहब्बत करता है वो। हाँ, कुछ दिन बाद उसको रियलाइज होगा कि यार तूने वो शेर गलत बोल दिया, इसके लिए नहीं था यार, अब वो दूसरे पे चिपकाएगा। लेकिन सर आपको तो हम सुनते हैं, आपके कौन से ऐसे फेवरेट कवि हैं या शायर हैं जिनको आप बहुत सुना करते थे या सुना करते हैं? देखिए इंडिया में मेरे जो आइडियल शायर हैं डॉक्टर बशीर बद्र और इरफान सिद्दीकी। बहुत कम लोग जानते हैं उनको, मतलब आम आदमी, शायर तो सभी जानते हैं। इरफान सिद्दीकी एक ऐसा शायर हुआ है कि हाय हाय, रात से जीत तो सकता नहीं नन्हा सा चिराग, हाँ मगर रात का नुकसान बहुत करता है। वाह, क्या शायर था वो। फिर उसके बाद मुझे जॉन एलिया। हाँ। ये मेरे ये आइडियल लोग हैं तीन। तो जनरली आप किसी से ये सवाल पूछेंगे कि शायर से कि आपको कौन से शायर आपके फेवरेट हैं, तो वो कहेंगे साहब इकबाल, गालिब, दाग, मोमिन, ऐसे लंबे लंबे नाम बताएं। नहीं साहब, मैं बिल्कुल नहीं हूं। मैं अपने अहद के, अपने दौर के, अपने वक्त के लोगों को पसंद करता हूं। ये मेरे दौर के लोग हैं, डॉक्टर बशीर बद्र, जॉन एलिया, इरफान सिद्दीकी, ये मेरे अहद के लोग हैं। मैंने साक्षात देखा है, तो मैं इनसे इम्प्रेस हूँ, इनसे मुतासिर हूँ, इनसे इंस्पायर हूँ और इन जैसा बनना चाहता हूँ। जी, आपने जॉन एलिया साहब की बात करी। उनको अगर आप लोगों की, आम जनता की लैंग्वेज में बोले तो पागल शायर बोला जाता था, कि वो ऐसे थे कि उनकी शायरी समझना भी ऐसा है कि आपको उनके रंग में रंगना पड़ेगा। तो आपका जब मुलाकात हुई थी जॉन एलिया साहब से, आपने सुना, आपने उनकी महफिल अटेंड करी, तो आपका क्या एक्सपीरियंस था? क्योंकि हम लोग तो सिर्फ उनको, जॉन एलिया दरअसल बहुत स्मार्ट आदमी थे। वो जैसा आपको नजर आता था आम पब्लिक को, वो वैसे नहीं थे। वो उनका स्टाइल था। वो जानबूझ के ऐसी हरकतें करते थे कि लोग उनकी तरफ मुतवज्जे हों, अट्रैक्ट हों, वो अटेंशन अपनी वो दें, उनको पे करें। परफॉर्मर थे इस तरह के। वो परफॉर्मर थे। वो उनका जो बाल झटकना, वो अपना जस्ट घुटना मारना या छाती पे मारना, ये सब ये एक उनका स्टंट था। दूसरी बात, जॉन एलिया के शायरी आपने भी सुनी होगी। अब आप कह रहे हैं, जबकि आपका कोई, आप शायर तो है नहीं, लेकिन आप भी जॉन एलिया को जानते हैं। वो जो उनकी आसानी थी, आसान लफ्जों में जो एक डायलॉग्स जैसे होते हैं, वो शायरी, उनकी बातचीत की शायरी जो होती थी, उनकी जो है मजबूरी नहीं थी आसान कहना, उनकी चॉइस थी। वो आदमी इतना अजीम था कि कितनी डिक्शनरियां तो घोल के पी गया था। उसके पास अल्फाज की कमी नहीं थी। और फारसी का, अरबी का बहुत बड़ा आलिम था। लेकिन उसने ताड़ लिया था, वो बड़ा स्मार्ट आदमी था, उसने ताड़ लिया था कि आम जनता तक पहुंचना है तो हमें यह रास्ता अख्तियार करना चाहिए, हम आसानी पैदा करें लफ्जों में ताकि हम सब तक पहुंच सकें। तो ये उसकी स्मार्टनेस थी। ग्रेट आदमी। उनकी वो एक शायरी थी, मुझे पूरी तो याद नहीं, लेकिन अभी याद आई बात करते करते, कि मुझसे मिलने आए हो, रुको बुला के लाता हूं। वो ऐसे है कि आइए मुझसे मिलने आइए, आइए मुझसे मिलने आए हैं, बैठिए मैं बुला के लाता हूं। या वो उनका शेर के, क्या यार, जॉन की बात मत छेड़ो, फिर मैं बहुत दूर निकल जाऊंगा, मैं अपना भूल जाऊंगा। जॉन कहते हैं कि आइए मुझसे मिलना है, ठहरिए मैं बुला के लाता हूं। मैं तो सब कुछ सभी को भूल, यार तुम वो, आप जबान देखिए, आप यार तुम वो हो
वाकई हद है, ये शायरी है यार, तो लाइन है, मिसरा है ये यार, तुम वो हो, वाकई हद है। मैं तो सब कुछ सभी को भूल गया, मैं तो सब कुछ सभी को भूल गया यार। क्या शेर कहता है, अब तो हर बात याद रहती है, मैं यकीनन किसी को भूल गया। वाह, मतलब किसी एक आदमी ने मेरी पूरी मेमोरी ब्लॉक की हुई थी, भरी हुई थी, मैंने उसको डिलीट किया, अपनी जिंदगी से, अपने दिमाग से निकाला। अब सब याद आने लगे मुझे, अब सब कुछ जगह स्पेस बन गई ना। हाँ, अब तो हर बात याद रहती है, मैं यकीनन किसी को भूल गया। और कितनी खूबसूरती से कितनी बातचीत में, खूबसूरती से आम तरीके से बात कर देनी। तो ये उसकी चॉइस थी, मजबूरी नहीं थी। तो आज कितने लड़के, कितने यंगस्टर्स, और मैं खुद भी यार काफी हद तक मैं जॉन के अंदाज में कहता हूँ, मेरा एक शेर जिसने मुझे मैशर अफरीदी बनाया, वो ये अंदाज का शेर है। लेकिन मैं आपसे ये आज मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल से ये बात कह रहा हूं कि जब मैंने ये शेर कहा था तब मैं जॉन को जानता भी नहीं था। अच्छा, क्योंकि जॉन जिंदा हुए हैं यूट्यूब से। हाँ जी, जब तक यूट्यूब नहीं था जॉन को नहीं जानते थे किताबें लोग, थी बट लोग पढ़ा नहीं करते थे। नहीं, आम आदमी तक नहीं पहुंचा था, हम तक भी नहीं पहुंचा था जॉन। जिस जमाने में मैंने ये शेर कहा था, ये एक इत्तेफाक है कि ये जॉन का रंग का है। बहुत से लोग समझते हैं कि जॉन से इंस्पायर है तो वो लिखा होगा, लेकिन नहीं, मैं बता रहा हूं ये बात है 93 का मेरा ये शेर है। जब तक यूट्यूब भी नहीं था मेरे ख्याल से, और कुछ भी नहीं था, तो जॉन हम तक कहां पहुंचता था। तो शेर था मेरा कि मियाँ वो दिन गए, इसकी लैंग्वेज देखिएगा बिल्कुल, मियाँ वो दिन गए अब ये हिमाकत कौन करता है, वो क्या कहते हैं उसको, हाँ मोहब्बत कौन करता है। अब ये वो क्या कहते हैं उसको, हाँ मोहब्बत कौन करता है। कोई गम से परेशान है, कोई जन्नत का तालिब है, गरज सजदे कराती है, इबादत कौन करता है। क्या बात है। तो ये शेर जो थे, इसी से मेरा नाम निकला। ये जद्दा पहुंचे, पहली बार मुझे जद्दा से, अब्रॉड से फोन आया कि आपके ये शेर पहुंचे हैं। वो एक लंबी दास्तान है कि बहरहाल आपको हम बुला रहे हैं। तो पहली बार हम यही शेर हमारे वहां तक पहुंचे थे, तो हम फिर हमारा सफर शुरू हुआ था। लेकिन जब आप ट्रैवल करते हैं तो ऑब्वियसली काफ़ी सारे पाकिस्तानी शायर भी हैं जिनके साथ आप कवि सम्मेलन या मुशायरे करते हैं। सो हम तो यूट्यूब तक ही पहुंच पाते हैं, उनकी जो शायरी हम तक पहुंचती है, बट आपका मिलना भी होता है उनसे। सो क्या अलग है इंडियन पोइट्री, इंडियन शायरी और पाकिस्तानी पोइट्री में? पहले तो अलग लगती थी, जहां तक पोइट्री का सवाल है, पहले कुछ अलग लगती थी, और उनको इस बात का गर्रा भी है पाकिस्तानियों को, साहब शेर तो हम कहते हैं, इंडिया में शायरी नहीं होती। इंडिया में वो सिर्फ 2 लोगों को शायर मानते हैं, वो किसी को शायर नहीं मानते अभी तक, पिछले दिनों तक। अब तो खैर हालात ही बदल गए हैं। कौन 2 लोग हैं वो 2 लोग कहते थे आपके यहाँ 2 ही शायर हुए हैं, डॉक्टर बशीर बद्र और इरफान सिद्दीकी, बाकी वो किसी को शायर ही नहीं मानते थे। खैर सब कुछ नहीं है, ये 2 शायर हुए हैं आपके यहाँ, वो इतना उनको ज्यादा एटीट्यूड था उनके अंदर अपनी शायरी को लेके। अब हमारे यहाँ जो नई नस्ल आई है, जो सो कॉल्ड लौंडे, ये नई उम्र के लौंडे जो आए हैं, और उसमें भी गैर मुस्लिम, आई एम सेइंग वेरी वेरी क्लियरली, कोई मुझे तरद्दुद नहीं है कहने में कि नए मुस्लिम लड़के जो आज शायरी कर रहे हैं, तो वो बाकायदा टक्कर दे रहे हैं और पाकिस्तानियों को बता रहे हैं कि शायरी ये होती है। और मैंने खुद पाकिस्तानी शायरों को मतलब एक तरीके से लाजवाब होते हुए देखा है कि यार क्या बात है, खुद तारीफ कर रहे हैं। तो ये इतने बेहतरीन शायरी हमारे यहाँ हो रही है आजकल। अच्छा, मैं नए लड़कों को चेक भी करता हूँ, मैंने कहा यार कहीं फेक तो नहीं है ये माल उठा के कहीं से, हाँ कहीं से, तो वो मैं कभी कभी चेक भी कर लेता हूँ। तो वो हमारे चेक करने के तरीके होते हैं, हमारी कसौटियाँ अलग होती हैं, उस पर रगड़ो तो पता चल जाता है कितने पानी में। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे खुशी है इस बात की कि काफ़ी लोग मैंने अच्छे पाए उसके अंदर, कि सही पाए कि ये सही जा रहे हैं, उनका मुताला है, उनकी नॉलेज है, वो बहुत सही राह पे हैं। एंड माई बेस्ट विशेस टू हिम। पाकिस्तानी एक शायर हैं, काफ़ी वायरल हैं वो भी यूट्यूब पर, तहजीब हाफी, आप भी उनके साथ पढ़ते हैं, तो उनका भी एक क्रेज इंडियन ऑडियंस में भी काफ़ी है। तो
तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस है आपका, उनके बारे में आप? तहजीब हाफी बहैसियत शायर बहुत मकबूल है, और वो भी यंगस्टर्स में बहुत मकबूल है, तो वो एक अलग चीज़ है। और तहजीब हाफी बहैसियत इंसान एक निहायत निहायत ही मतलब मासूम बच्चा है वो। मेरी जितना उससे इंटरेक्शन हुआ है, जितनी मेरी उसके साथ मैंने रहा हूँ मुशायरों में, तो उसके अंदर एक इतना मासूम बच्चा आज तक है। बल्कि मैंने अभी सिंगापुर में मेरी मुलाकात हुई थी, मैंने कहा भी था हाफिज से, मगर यार बालिग कब हो गए तुम? इतना इनोसेंस है यार वो, मतलब और यही उसकी वजह है कि लोग उससे जो है कनेक्ट करते हैं, और उसकी फैन फॉलोइंग उससे होती है। शायरी उसकी अपनी जगह है, और शायरी बेहतरीन शायरी है उसकी, और उसकी एक खूबी ये भी है कि वो ऐसी ऐसी मीटर्स में, ऐसी बहरों में शायरी करता है कि जो जनरली लोग शायर बचते हैं उससे। ये उसी का खासा है, बड़ी बड़ी मुश्किल बहरें, बड़ी मुश्किल मीटर्स में वो शायरी करता है वो। तो वो एक, लेकिन मैं उसको बहैसियत इंसान, और मैं उसका फैन हूँ कि उसके अंदर इतना इनोसेंट है वो, इतना इनोसेंट है कि मैं क्या बताऊं, अल्फाज नहीं है मेरे पास। क्या बात है। तो वही चीज उसको महबूब बनाती है, उसकी पर्सनैलिटी में वो चीज झलकती है। हर आदमी जो उसको देखता है, जो उससे मिलता है, उससे मोहब्बत करने लगता है, वो कोई भी हो जी। वो लड़कियां हो, लड़के हो, लौंडे हो, कोई भी हो, माएँ हो, वो उसके हर तरह की फैन फॉलोइंग है। सर आपका एक दोस्ती के ऊपर भी काफी अच्छा शेर है, आपने पता नहीं उस लहजे से लिखा नहीं लिखा, लेकिन मैंने उसको उस तरह से ले लिया। वो शेर ये है कि डसा गया हूं मैं लेकिन इलाज जानता हूँ। डसा गया हूं मैं लेकिन इलाज जानता हूं, ये सांप हैं तो मेरी आस्तीन के पाले हुए। दरअसल इसमें क्या है कि आस्तीन के सांप बहुत लोगों ने बांधा है, मुहावरा है, आपने भी सुना होगा बचपन से, आस्तीन का सांप है, आस्तीन का सांप है। लेकिन इसमें नया मैंने यही किया है कि डसा गया हूं मैं लेकिन इलाज जानता हूं। ये लाइन, ये जो पोर्शन है इसका, ये इसका नयापन है। इस तरह किसी ने नहीं कहा। लोग ये कहते हैं भाई मुझे डस लिया, मेरा नुकसान हो गया, मैं तबाह बर्बाद हो गया, ये साला आस्तीन का सांप था। यही आता है शायरी में। मेरा एटीट्यूड ये है, मैं जानता हूं, डसा गया हूं मैं लेकिन इलाज जानता हूं, ये सांप हैं तो मेरी आस्तीन के पाले हुए। मुझे लगता है सभी दोस्तों को भेज देनी चाहिए ये काट के कि ये दोस्त है तो मेरे आस्तीन के पाले में, इनका इलाज जानता हूं मैं क्या है। अरे दोस्ती दोस्ती कहाँ होती है यार? जो आप लोग, अब देखिए, जो आपके साथ काम करते हैं वो आपके कलीग होते हैं, आपके फ्रेंड नहीं होते। आपके साथ काम करने वाले कभी फ्रेंड हो ही नहीं सकते, वो आपके कलीग हैं। और दोस्ती वोस्ती भूल जाइए, पुराने जमाने की बातें, किताबों में रह गई हैं ये चीजें। क्यों आपको दोस्ती पे विश्वास नहीं, मतलब आपके दोस्त नहीं है? यार अब इतना भी सच ना बुलवाइए, खाम खाब जो मेरे दोस्त सुनेंगे वो कहेंगे अच्छा साला जो हमारा बेवकूफ बना रहा था। बट आपका दोस्ती के ऊपर क्या कहना है, मतलब क्या लगता है आपको, व्हाट इज दोस्ती, क्या है दोस्ती आपके साथ? दोस्त वो है, अब पता नहीं है मैं कोई नई डेफिनेशन तो शायद नहीं दे रहा हूं। दोस्त वो है जो आपकी तरक्की से खुश हो, आपकी खुशी से खुश हो, आपके गम से दुखी हो, आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा हो। भले ही वो इस लायक है नहीं है वो, लेकिन वो उसकी एक ऐसा होना चाहिए, यार मैं हूं तेरे साथ, जबकि भले ही वो कुछ भी नहीं है, वो आप जानते हैं उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, लेकिन वो एक कॉन्फिडेंस उसके अंदर होना चाहिए, अरे मैं हूं ना तेरे साथ, देख लेंगे यार, नहीं डोंट वरी यार, मैं हूं ना तेरे साथ। वो चीज वो नहीं है। आपके अच्छे वक्त में आप राइज कर रहे हैं, आप शाइन कर रहे हैं, सब आपसे ताल्लुक बनाना अच्छा लगेगा उनको, और बताना अच्छा लगेगा, अरे हमारा दोस्त है यार, ये हमारे दोस्त हैं। ये दोस्त वो है जो बुरे वक्त में आपके आपके पास हो। तो एक आदि होता है, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गई वो नस्ल, वो है, वो कोई एक तो होता ही है सबकी जिंदगी में, सबकी जिंदगी में होता है, सबकी जिंदगी में होता है। सर कुछ आप सुनाना चाहें? मैं लौंडों के लिए सुनाता हूँ। चलिए। एक चीज में मेरा मानना है कि मेरा अपना तरीका है ये कि मैं हुस्न के नखरे नहीं उठाता। भाई इश्क भी कोई चीज है यार, हुस्न ही थोड़ा सब कुछ है। सही बात है। तो ये मेरा एक मानना है, और ये मेरी शायरी में कभी कभी झलकता है। तो दिल को गमगीन रखा, शाद नहीं होने दिया, ये परिंदा कभी आजाद नहीं होने दिया। आपके बाद
नए इश्क में मसरूफ रहे, आहा, आपके बाद नए इश्क में मसरूफ रहे, एक लम्हा भी तो बर्बाद नहीं होने दिया, एक लम्हा भी तो बर्बाद नहीं होने दिया, वस्ल की भीख न मांगी मेरी तन्हाई ने, वस्ल मिलन, वस्ल की भीख न मांगी मेरी तन्हाई ने, एक भी आह को फरियाद नहीं होने दिया। ओए होए। उसके अलावा एक शेर है कि वहम हूं और कभी यकीन हूं मैं, वहम हूं और कभी यकीन हूं मैं, बस अभी हूं अभी नहीं हूं मैं, आहा, हुस्न के दर पे झुक नहीं सकता, हुस्न के दर पे झुक नहीं सकता, इश्क़े मगरूर की जबी हूं मैं। नहीं ऐसे तो यार कोई ऐसा थोड़ा ही है, एटीट्यूड है, एटीट्यूड है भाई। अगर आप हुस्न है तो आपका हुस्न किस काम का जब तक कोई आशिक ही ना हो। क्या बात है, हम आशिक हैं आपके तो ये हमारा एहसान है। सही बात है, तो हम अपने आप को डिवैल्यू नहीं कर सकते। आप हमें कदरदारों की डिवैल्यू भी पूरी इज्जत है, कदरदारों की भी इज्जत है। अरे बिल्कुल भाई, ते अपने खालीपन को भरना छोड़ दिया, तन्हाई से बिल्कुल डरना छोड़ दिया, तन्हाई से बिल्कुल डरना छोड़ दिया, तुमको हिचकी आने में भी दिक्कत थी, तुमको हिचकी आने से भी दिक्कत थी, मैंने तुमको याद ही करना छोड़ दिया। क्या बात है, क्या बात है। तो मुझे लगता है जितने लोग अभी ब्रेकअप हुए हैं उनके लिए परफेक्ट है ये। अरे बिल्कुल, और ये सिर्फ यही नहीं है, वो उनको ये एक टॉनिक का काम करेगा और उनके अंदर एक हिम्मत आएगी और लानत भेजिए यार। हाँ, उनको वो वाली भी सही टॉनिक की तरह काम करेगी। एक पल भी नहीं छोड़ा मैंने तो। हाँ, अगले पल ही आपके बाद नए इश्क में मसरूफ रहे, एक लम्हा भी तो बर्बाद नहीं होने दिया। तुरंत मैसेज करें चार। बिल्कुल साहब, करना चाहिए, ज़ाय मत करो। बिल्कुल आप हैं, आपकी अपनी इंपॉर्टेंस है, आप इश्क करते हैं, आप आशिक हैं और टर्म में रहिए अपनी। हाँ। तो आप इस चीज में मानते हो? राज इंदौरी साहब ने एक बार कहीं बोला था कि शायर को थोड़ा बदचलन भी होना पड़ता है। हाँ, ये है, ये मैं भी कह देता हूँ कभी कभी। वो मैं दूसरे तरीके से कहता हूँ कि कभी कभी लोग ना बिल्कुल मुशायरे में बैठते हैं, वो बिल्कुल बाअदब मुलहजा होशियार होकर बैठते हो, तो मैं कहता हूँ भाई ये दाद देने से वजू नहीं टूटता है। हाँ। हम दाद दीजिए आप तो, और इतनी शराफत से मुशायरा नहीं सुना जाता, थोड़ा इसके लिए बदचलन होना जरूरी है। देखिए किसी और मानता हूं मैं, आर्टिस्ट कोई भी हो, फाइन आर्ट्स का कोई भी आर्टिस्ट हो, उसकी लाइफ में उसके कैरेक्टर में अगर ग्रे शेड्स नहीं है तो वो आर्टिस्ट नहीं है। ग्रे शेड्स मस्ट है, होना ही चाहिए। वो ही उसकी पर्सनैलिटी को जो चमकाते हैं, एक अलग डायमेंशन देते हैं। वो एक तीखा पन जो आता है उसके अंदर, उसकी आर्ट में, वो उसके ग्रे शेड से ही आता है। ग्रे शेड्स होने चाहिए। और कोई यार आर्टिस्ट जो है कोई वो अवतार नहीं है कोई भगवान का, या कोई वो प्रीचर नहीं है कि वो धार्मिक आदमी है। राइट, वो आप ही के बीच का आदमी है, वो दुनिया को देखता है और उसको अपनी आर्ट में लाता है। वो पेंटर हो, वो शायर हो, वो सिंगर हो, डांसर हो, वो सारी चीजें उसके पर्सनैलिटी में झलकनी चाहिए। मतलब बोले तो हरामीपन, आर्टिस्ट के अंदर ये एलिमेंट तो थोड़ा सा चाहिए यार। मेरा मानना। सर मुझे एक और चीज बताइए, क्योंकि ऑब्वियसली आप इतना ट्रैवल करते हैं, आपके हिसाब से इंडिया में, हमारी बात भी हुई थी इसके बारे में, कि बेस्ट जगह कौन सी लगती है आपको? आपने पूरा हिंदुस्तान देखा है, आपने ट्रैवल किया है, अगर मैं आपसे लिस्ट मांगू सबसे बढ़िया जगह कौन सी लगती है आपको? किस सेंस में कह रहा है? मतलब लोगों के हिसाब से, रहने के हिसाब से, काम करने के हिसाब से, जिस भी तरह से आपको वहां जाना बहुत पसंद है। हाँ, मुझे ये अपना तेलुगु एरिया, तेलंगाना और आंध्रा, अब तो अलग अलग हो गए, तो मेरा बड़ा एक्सपीरियंस रहा इन चारों स्टेट्स में। मतलब सभी जगह घुमा हूँ। साउथ की चारों स्टेट में मैं एक साल में रहा। अब वो क्यों रहा वो एक अलग बात है। तो मैं बहुत मुतासिर अगर हुआ कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, अगर मैं अपने नेटिव से कहीं जाता हूँ कहाँ जाऊँ, तो मैं पहले नंबर पे मेरा आता है ये आंध्र प्रदेश। वहाँ के लोग, मैं 94, 93, 92, 93 में वहाँ था मैं आंध्रा में। इतने शरीफ लोग, इतने ईमानदार, इतने सीधे, इतने डाउन टू अर्थ। वो अगर मैं बात वहाँ की फाइल खोल दूं तो वो एक पूरा एपिसोड तो उसी पे हो जाएगा। इतना मेरा एक्सपीरियंस है वहाँ का।
तो पहला नंबर मैं उस लिहाज से दूंगा तेलंगाना को और आंध्रा को, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे कर्नाटका और चौथे नंबर पे केरला। केरला के लोग भी शरीफ हैं, लेकिन वहां से क्या हो गया, वो सब लोग वहां हर फैमिली से एक आदमी बाहर गया हुआ है, तो थोड़ा उनके अंदर वो दुनियादारी आ गई है, वो हरामीपन आ गया उनके अंदर। लेकिन आपने चारों साउथ की स्टेट बोली, नॉर्थ वालों से कोई दिक्कत है आपको दिल्ली वालों से? दिल्ली वालों यार का अभी देखिए, मेरा चूंकि दिल्ली मेरा घर ही था एक तरीके से, हाँ। लेकिन वो जो एक कजी, एक टेढ़ापन, एक तिरछापन जो है ना, वो हर एक के अंदर है। अभी मैं जिस कैब से आ रहा था, तो बोला अभी की मिसाल दे रहा हूँ, तो अब वो खोल रहा था शीशा, तो वो हवा आ रही थी, अब बंद कर रहे थे तो गर्मी लग रही थी, तो मैंने उससे कहा, मैंने एसी चला दे। क्या साहब एसी तो बंद कर रखा मालिक ने। क्यों बंद कर रखा? कहना सर्दी हो रही है। अब यार इससे क्या मतलब है सर्दी हो रही है? तो कहना नहीं सर वो बंद है, ये बंद कर रखा है, ये गर्मियों में खुलता है, उसके चार्जेस अलग होते हैं, अभी के चार्जेस अलग हैं। ये खाली हरामी बनता है उसका। मैं पक्का बताया मुझे कि भाई कहीं हम जाते हैं, कहीं भी हमें कैब भी मिलती है, हमें प्राइवेट कार भी मिलती है, सब मिलता है, हर तरह का सफर करते हैं हम, हमने तो कहीं नहीं देखा। तो मैंने उससे बहस नहीं की, लेकिन मैं समझ गया कि ये इसका खाली सरामीपन है, ये नौटंकी कर रहा है, इसे एसी नहीं चलाना है। ये दिल्ली है। बॉम्बे में आप जाइए, आप किसी भी स्टेट में जाइए, मैंने तो ऐसा पहले कहीं भी नहीं देखा कि साहब कोई आदमी ये कहे कि साहब ये एसी जो है गर्मियों में चलता है, सर्दियों में नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? सर्दियों में चलता है। तो दिल्ली वालों को समराइज करो आप, आपके हिसाब से दिल्ली वाले क्या है? दिल्ली वाले, अब मैं आपको बताता हूँ बॉम्बे और दिल्ली का फर्क। ये तो मैंने नेगेटिव जरा सी झलक दी। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव ये है कि बॉम्बे जो है टोटली मेटेरियलिस्टिक शहर है। वो मतलब वो ये देखता है कि बंदे ने किस ब्रांड के कपड़े पहने हैं, बंदा कहाँ रहता है, क्या करता है, मतलब कैसे आया है, ये ऑटो से आया है, कैब से आया है, या कार से आया है अपनी, या लोकल से आया है। तो वो एक पुराना शेर है किसी शायर का, मुझे याद नहीं है, बचपन में सुना था, किसकी ताजीम को उठना है, झिड़कना है किसे, एक नजर देख के दरबान समझ लेते हैं। वाह। तो वो सारी चीजें देख के ना वो समझ लेते हैं कि इसको कैसा ट्रीटमेंट देना है। मुंबई में इसलिए हर आदमी जितना है नहीं उतना शो ऑफ करता है। मेरे एक दोस्त है बहुत करीबी, उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो उस टावर में रहें, उस जगह रहें, लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ सिर्फ इसलिए रहना पड़ता है ताकि हमसे पूछा जाता है आप कहाँ रहते हैं, किस बिल्डिंग में रहते हैं, कि साहब उस बिल्डिंग में रहते हैं, उस एरिया में रहते हैं। अगर हम कहते हैं हम मलाड में रहते हैं, पर मलाड में रहते हो आप? मलाड में तो स्ट्रगलर रहते हैं। तो वो एक चीज है सोशल इमेजिंग के लिए, सोशल अपनी एक प्रोफाइल बनाने के लिए। और फिर वो सिगरेट भी पी रहे हैं, तो वो 20-25 रुपए वाली वो पी रहे हैं दिखाने के लिए, ताकि पैकेट निकाल के रखे तो इंप्रेशन पड़े, अरे यार ये पीता है। हैसियत नहीं है उसकी छोटी सिगरेट पीने की हैसियत है, वो हैसियत है नहीं वो समझे आप? तो लेकिन वो बना रहा है वो। और साहब वो ये सारी चीजें हैं। दिल्ली में क्या है, अब आप देखेंगे स्कूटर है कि मोटरसाइकिल है, वो आगे को बैठा हुआ है, उसका पेट रखा हुआ है हैंडल पे, पीछे उसका एक बंदा बैठा हुआ या नहीं बैठा हुआ, उसका कार्टन रखे हुए हैं 3-4, वो टेढ़ा होकर जा रहा है ऐसे, है ना, टूटा हुआ स्कूटर, बुरा हाल, हेलमेट टूटा हुआ। वो टूटा हुआ इसलिए है, वो सब इसलिए, उसको पास बदलने का टाइम ही नहीं है। वो साला करोड़पति है वो, लेकिन वो तो शो ही नहीं करना उसे, वो अपनी मस्ती में मस्त है, वो करोड़ों कमा रहा है, करोड़ों से उसका टारगेट है अरबों कमाने हैं मुझे। बंबई में ये नहीं है। बंबई में ये अभी आप क्या है, कैसे आप लग रहे हैं, हाउ यू लुक, आपका वेशभूषा क्या बता रहा है आपको, ब्रांड पहनना है साला, चाहे वो अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है आप। सो उधारी की ज्यादा जिंदगी मुंबई में। अरे यार उधारी की मैं क्या बताऊं आपको, अब उधार की बात मत छेड़िए। किसी ने पैसे मारे लग रहा है? नहीं मेरे पैसे तो नहीं, मैं बहुत शाना हूं, मार नहीं देता मैं। अब मैं बता रहा हूं आपको, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, अगर मैं नाम ले दूं ना तो ये पता नहीं कहाँ पहुंचेगी इसकी टीआरपी। तो बहरहाल वो बहुत अच्छी दोस्त है, उन्होंने मुझे फोन किया, कहाँ हो? मैंने कहा मैं इधर हूँ। अच्छा यहाँ आ जाओ। वो एचए में बैठी हुई थी, हकीम आलिम एचए में बैठी हुई थी, वहां बाल धुलवा रही थी, घर में भी धुल जाते हैं वो 1 रुपए वाली पुड़िया से।
तो वो बाल बाल धुल गए, मैं बाहर बैठा था, तो वो आ गए वहाँ, वो कुछ हम कोई ड्रिंक था वो पीने लगे। वो फिर कहने लगे यार वो जी पे चलाते हो आप, पेटीएम वगैरह? मैंने कहा हाँ है ना। क्या? कहने यार इसे 2000 रुपये देने हैं। मैंने कहा तो दे दो तुम। कहने मेरा चल नहीं रहा है, मैं आपको वापस कर दूंगी। तुम मुझे कैसे वापस करोगी? हाँ। वैसे यहाँ दे दो। अरे यार छोड़ो यार, तुमसे नहीं होगा, तुम रहने दो, मैं खुद कर दूँ। तो उसके बाद हम बैठे रहे। उसके बाद वो थोड़ी देर मैंने देखा, अंदर गई, शीशे में देख रहा था मैं। उसके बाद उन्होंने स्कैन किया, वो 2000 रुपये पे करे आ गई। मतलब खाम खा कल मैं 2000 की टोपी से लगा। तो वो सब एक नाटक है। फिर उसके बाद उनका कहीं और वो था, जुहू में कोई अपॉइंटमेंट था कि मुझे जुहू जाना है। वो फोन कर रही फिर वो कि देखो बहुत बारिश हो रही है, मैं नहीं आ पाऊंगी। पता लगा वहां किसी और वो कुछ और वो कुछ करवाने जा रही थी। वो अपॉइंटमेंट थे बाकायदा। है क्या? कुछ भी नहीं। ऐसे कितने लोग हैं। एक फोटोग्राफर हैं बहुत बड़े, वो मॉडल शूट करते हैं, वो क्या आप करते हैं, वो बहन जानता हूं मैं उनको, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया प्रोफाइल है। यार भाई वो 3000 रुपये है आपके पास? वहाँ क्या हो गया? पहले हाँ, मेरा मेरा अकाउंट जो है वो सील कर दिया गवर्नमेंट ने। क्यों सील कर दिया भाई? तुम अंबानी हो, तुम क्या हो, तुम मालिया हो, तुम क्यों क्यों सील कर दिया? तुम्हारा क्या मतलब तुम्हारे से सील करने का? यार आई डोंट नो, बस हो गया यार, अभी बहुत प्रॉब्लम हो रही है यार, 3000 रुपये दे दो। बहरहाल वो मैंने दिए नहीं दिए वो बात एक अलग है, लेकिन खाम खा ये फर्क है। शो ऑफ बहुत है वहां मुंबई में। हाँ, लेकिन साथ साथ वहां के लोग जो मराठी लोग हैं, महाराष्ट्रियन जो लोग हैं, बहुत बेहतरीन है, बहुत जबरदस्त है। कोई आपको धोखा नहीं देंगे, कोई चीट नहीं करेंगे, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आपने देखा ही होगा, आप बम्बई गए होंगे, लोकल रात रात भर चलती हैं, लड़कियां सफर करती हैं, सड़कों पे घूमती हैं लड़कियां, और हर तरह से घूमती हैं। कभी कोई आपने नहीं सुना होगा। राइट। एक चीज मुझे आप बताइए, मैंने ऑब्जर्व किया है ये कि शायर जो होते हैं ना वो सिगरेट बहुत पीते हैं। हमने अक्सर देखा है मुशायरे में भी सिगरेट पी रहे होते हैं। तो स्ट्रेस बहुत होता है या दिमाग खुलता है या क्या लगाव क्या है सिगरेट से? नहीं, सारे तो नहीं पीते। हाँ मतलब, लेकिन जितने भी पीते हैं, देखिए क्रिएटिव कोई भी होगा, कोई भी हो, तो कुछ ना कुछ तो उसको चाहिए ना, एक 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 पॉइंट पर लाने के लिए, कंसंट्रेशन करने के लिए। तो ये सिगरेट जो है सबसे सस्ता माध्यम है, और ये मान्य भी है समाज में। चलो यार सिगरेट ही तो पी रहा, चीजें तो और भी बहुत हैं। हाँ। लेकिन ये थोड़ा सा महज़ब है ये कि भाई इसको कोई बुरा नहीं मानता। बड़े अच्छे शब्द से आपने प्यारा शब्द यूज किया आपने उसकी। महज़ब होता है, मतलब जो है क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, सोफिस्टिकेटेड है ये कि भाई आप सिगरेट पी रहे हैं। और थोड़ा सा ये भी है, ये सिगरेट जो है तो बुरी चीज, लेकिन किसी किसी की शख्सियत पर बहुत अच्छी भी लगती है, तो हर एक पे अच्छी भी नहीं लगती है। जैसे पान है, पान हर आदमी के होठों पे अच्छा नहीं लगता, किसी किसी के बहुत खिलता है, बहुत खिलता है। हमारी नानी अम्मा के होठों पे बहुत अच्छा लगता था, हमारी माँ के मुंह पे बहुत बुरा लगता है। हमारी माँ नहीं खाती, हालांकि जब भी खा लेती है, मम्मी पान मत खाया करो यार, वो नहीं अच्छा लगता। यही सिगरेट है कि हर किसी को सूट नहीं करती है, अच्छी नहीं लगती हर एक के चेहरे पे, हर एक की पर्सनैलिटी पे। पीते हैं लोग, बहुत से शायर चाय पीते हैं कि उनसे वो तो एक कॉन्सेंट्रेशन के लिए चाहिए होता है, एक किक किसी चीज से मिलती है आपको। हाँ। सर कुछ सुना दीजिए। अच्छा फिर अच्छा, हाँ बातों के बीच में हमको वो एक डोज चाहिए थोड़ी थोड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। मोहब्बत के नशे में चूर है हम, हर एक गम की पहुंच से दूर है हम, बस अब जैसे हैं तेरे सामने है, बता अब क्या तुझे मंजूर है हम। बस अब जैसे हैं तेरे सामने हैं, बता अब क्या तुझे मंजूर है हम, तुम्हारी हर सहेली जानती है, हसीनों में बहुत मशहूर हैं हम। तुम्हारी हर सहेली जानती है, हसीनों में बहुत मशहूर हैं हम, अभी तो प्यार से देखा है उसने, अभी दिल्ली से काफी दूर है हम। अभी दिल्ली से काफी दूर हैं हम, वो इस दर्जा हंसी है, क्या बताएं। अब क्या एक्सक्यूज रखा है हमने, वो इस दर्जा हंसी है, क्या बताएं, मोहब्बत के लिए मजबूर है हम क्या करें भैया, भाई इतने खूबसूरत हो, एक्सक्यूज है हमारे पास, ना करे तो क्या करें भाई, मजबूर है हम, मोहब्बत के लिए मजबूर हैं हम,
मोहब्बत के लिए मजबूर हैं हम। और यार ये दो शेर सुना शेर। बस एक नींद के आलम में खोई होंगी तुम, बस एक नींद के आलम में खोई होंगी तुम, नशीली आंखों में कुछ ख्वाब टूटते होंगे, नशीली आंखों में कुछ ख्वाब फूटते होंगे, हमारे लम्स की खुशबू महक रही होगी, लम्स स्पर्श, हमारे लम्स की खुशबू महक रही होगी, तमाम जिस्म में कांटे से टूटते होंगे। ये मतलब रोमांस की मेराज है, हाइट है, प्यार में टूट रहे हो भाई। हाय मेरे अपने ही जल के मर जाएं, क्या सुनाऊं ये बात गैरों को, वाह, मेरे अपने ही जल के मर जाएं, क्या सुनाऊं ये बात। और चौथे मिसरे पे आप भी मर जाइएगा कि मेरे अपने ही जल के मर जाएं, क्या सुनाऊं ये बात गैरों को, इतने चूमे थे मैंने उसके पांव, वो पहना दिए थे पैरों को। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इतने चूमे थे मैंने उसके पांव, होठ पहना दिए थे पैरों को। मुझ पे क्या क्या अच्छा, इस सफर से आप भी गुजरे होंगे, आप भी गुजरे होंगे, सब गुजरे होंगे। मुझ पे क्या क्या गुजार कर गुजरा, वाह, फुरकतों से विसाल तक का सफर, फुरकत जुदाई का पीरियड, विसाल मिलन का टाइम। मुझ पे क्या क्या गुजार कर गुजरा, फुरकतों से विसाल तक का सफर, मेरे होंठों के सब्र से पूछो, उसके हाथों से गाल तक का सफर। आए, क्या बात है, क्या बात है यार, निचोड़ लिया आपने मैं शराब प्रीति का। सर मुझे लगता है जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया है ना वो मोहब्बत को, जो चरम सीमा है मोहब्बत की, उसको आपने जिस तरह से खूबसूरती से कि कैसे गुजरा है हाथ से होठों तक का सफर। ये होता है यार, सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है आप एकदम से मंजिल तक पहुंच जाएंगे, वो एक मरहला है, उससे गुजरना होता है, आपको प्रोसेस है एक। वो हीटर भी ऑन होता है तो धीरे धीरे रॉड गर्म होती है। जी 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 बड़े तजुर्बे है भाई। नहीं सर, ऑब्वियसली आप जब इतने हिंदुस्तान के बाहर ट्रैवल करते हैं तो कई किस्से होते होंगे आपके साथ भी, कई ऐसी कहानियां होती होंगी जो आपको बाद में बड़ी फनी लगती होंगी। तो ऐसी कोई किस्से कहानी है आप ट्रैवल करते हुए आपको जो याद हो, जो बड़ा ऐसा इंसिडेंट हुआ कभी नहीं भूलते आप? तो अभी एक यूनिवर्सिटी का मुशायरा था, तमाम लौंडा उसमें, यंगस्टर्स दूर तक सब। तो मैं बड़े फ्लो में अपना पढ़ रहा था और एक माहौल बना हुआ था पूरा। तो इतने में एक लौंडा आया नई उम्र का, वहां नीचे से स्टेज पे, सर वो सुना दीजिए, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें। तब उनका क्या है, उनका तो फरमाइश करनी है, अबे वो तो हमें देखना है ना कौन चीज कहाँ पढ़नी है, क्या करना है। कहाँ की यूनिवर्सिटी थी? अरे ये नहीं बता सकता, मैं यूपी में था बस। यूपी की यूनिवर्सिटी थी। रेड जोन। तो हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरा एक शेर है, मैं सुना भी देता हूँ जी। उसको लोग गलत मीनिंग में लेते हैं। वहां मैंने एक देश प्रेम से ओतप्रोत होकर वो शेर कहा था। वो शेर ये था कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। तो अब यार आपका घर जो है वो आपका घर होता है, राइट, चाहे वो कितना ही भूत या क्यों ना हो, वो छोड़ ही नहीं सकते आप, वो आपके उससे सब कुछ जुड़ा हुआ है हमारी। अब मेरा एक शेर है कि, और उस चीज को नोटिस करते हैं इसको, हालांकि ये भी बहुत वायरल हुआ है मेरा, कि जमी पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, जमी पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। क्या बात है। और ये बात मैंने ऐसे नहीं कही, बहुत तजर्बे के बाद कही है। मैंने बड़ी दुनिया घूमी है, बड़े लोगों से मिला हूं, घूम फिर के ये लगता है भाई भारत से अच्छा कुछ नहीं है। जब आपने वो शेर लिखा था भूत के डर से मकान छोड़ दें, तो सोचते हुए भूत कौन था? अबे यार तुम तो बहुत ज्यादा जा रहे हो। अब ये तो आप भी जानते हैं मुझसे क्या कहलवाते हैं, लेकिन मैं अपने बारे में बताता हूँ। जब मैं 2014 में एक बार 12 या 13 में पहली बार जद्दा गया था, सऊदी अरेबिया के, ऐसे
उसके 3-4 महीने बाद ही फिर मैं गया, तो वहाँ मुशायरा हुआ कौंसलेट का, उसमें हम थे। तो सब लोग तो चले गए, मैं और एक और साहब, हमें रोक लिया गया कि साहब आप अभी और रुकिए, आपके 2-3 प्रोग्राम हम कराएंगे। एक हमारे ऑनर में एक डिनर था, तो उसमें वहाँ के काउंसलर भी आए थे। तो उस डिनर में तो मैं सिगरेट पीने के लिए बाहर निकला, तो वहाँ उनकी बाहर गाड़ी खड़ी हुई थी और वहाँ ब्लैक मर्सिडीज, उसके ऊपर फ्लैग लगा हुआ था इंडिया का। रात के 12-1 बज रहे थे, सन्नाटा था बाहर, तो मैं बाहर निकला। मतलब मुझे गए हुए 3 दिन ही हुए थे, कोई ऐसा भी नहीं मैं 30 साल से रह रहा था। 3 दिन हुए थे मुझे जद्दा गए हुए, और वो फ्लैग देख के एक अजीब से इमोशंस मेरे अंदर जागे। मेरा जी चाहा मैं इसे छू लूं। अब यार वो है काउंसलर की गाड़ी है, तो कोई किसी ने देख लिया, कहेगा कोई इसका करीब आ रहे हो तुम। हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी मुझसे रुका नहीं गया, और मैं किसी तरीके से देख के इधर उधर छू लिया मैंने उसको। वो तो कब कभी हुई है, वो मेरा मतलब एक सेल्फ एक्सपीरियंस था, मेरा एक्सपीरियंस था। वो क्या मुझ पे गुजरी थी, मेरे पास वर्ड्स नहीं है यार। कैसे एक्सप्लेन करें हम इसको, अपनी देशभक्ति को कैसे एक्सप्लेन करें। एक चीज और मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगा, जब मैं पहली बार दुबई गया तो मैं मुशायरे में नहीं गया था। मुझे मेरे एक फ्रेंड थे जो जद्दा से ही मेरे फ्रेंड बने थे, वो दुबई शिफ्ट हो गए थे। वहां से उन्होंने मुझे बुलाया था, तो उन्होंने कहा था कि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे, तो वो कहीं बाहर गए हुए थे। कहना मैशर भाई मैं तो बाहर रहूंगा और मैं रात तक पहुंचूंगा, तो मैंने एक ड्राइवर हायर कर दिया है, वो आपको ले लेगा वहां से। मैंने कहा ठीक है। मैंने ये नहीं पूछा कि भाई मुझे मैं उससे कांटेक्ट कैसे करूंगा। हाँ। मैं दुबई पहुंच गया, बाहर निकला, मेरे उसका नंबर था। अब मैंने कहा यार मुझे यहाँ STD कहाँ है। कहना वो क्या होता है। कहना भाई मुझे फोन करना है। कहना सिम खरीदिए आप। सिम कितना का, 2500 का इंडियन। अरे एक कॉल करने के लिए मैं तो नहीं खरीदूंगा भाई, 2500 क्यों खर्च करूंगा मैं। तो बहरहाल मैं परेशान कि मैं कैसे कांटेक्ट करूं उस ड्राइवर को, वहीं कहीं था वो। तो वहाँ कुछ लोग जो रिसीव करने आए थे अपने गेस्ट को, उसमें लड़का खड़ा हुआ था, यंग, हल्की सी दाढ़ी थी आप जैसा ही। मैंने कहा यार मुझे एक फेवर करोगे ना प्लीज, मुझे एक कॉल करना है और यहीं के ड्राइवर है। तो उसने पूछा आप कहाँ से हैं। मैंने कहा मैं इंडिया से हूँ। हाँ नंबर बताइए। उसने नंबर बताया, लीजिए बात कीजिए। मेरी बात हो गई। वो ना बहुत शुक्रिया यार आपने इतना फेवर किया मुझे। कहना सर नहीं, आप इंडिया से थे तो मैंने बात करा दी, अगर आप पाकिस्तान से होते मैं बात ना कराता। वो खुद पाकिस्तानी था। अरे ये इंडिया, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। तो भाई साहब बड़े अजीब तजुर्बे होते हैं हमें। ऑब्वियसली। तो मतलब कितनी खुशी की बात है, वो पाकिस्तानी होते हुए। कहने अगर आप पाकिस्तानी होते मैं आपकी बात ना कराता, इंडियन थे आप इसलिए बात कराती है, कोई बात नहीं है। पर मिल गया वो, फिर मैं चला गया मैं ऐसा। बड़ा ऐसा लगता है जब दूसरे देश आप जाते हो और आपको एहसास वहां जाके होता है कि हमारे देश की क्या वैल्यू हो गई है यहाँ पे, तो आपको लगता है कि यस हम देश में रह के तो बहुत क्रिप करते हैं क्या यार बाहर की। अरे नहीं बाहर निकल के पता चलता है, बाहर निकल के पता चलता है आपकी क्या वैल्यू है। अरे कुवैत वाले, कुवैत का कोई भी होटल होगा जिसमें हम ठहरना चाह रहे हैं, वो हमारा वीजा निकाल के दे देगा। और दूसरे कंट्रीज का मतलब हमारे पड़ोसी का कितनी घोड़े खोल लो आपने, वीजा नहीं मिलेगा। राइट सर। देखा ये भी गया है कि शायरी और पॉलिटिक्स ये अब काफी कनेक्टेड है आपस में। काफी शायर जो है वो पॉलिटिक्स के ऊपर भी शायरी करते हैं, एंड पॉलिटिकल सटायर भी एक काफी चलता है सोशल मीडिया पर भी और मुशायरों में भी। सो आपको क्या लगता है कि देश में क्या चल रहा है, क्या हालात हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए शायरी कितना अच्छा मीडियम है। शायरी बहुत अच्छा मीडियम है, लेकिन शायरी के कुछ तकाजे भी हैं। आप शायर हैं, आप एक आम आदमी नहीं है। आप शायर हैं तो आपके अंदर एक मॉडरेट वे होना चाहिए जिससे आप अपनी बात कह सकें। ऐसा नहीं है कि आपने खुली खुली इसको गालियां दे दी उसको गालियां दे दी शायरी के माध्यम से। तो आप शायर हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप महज़्ज़ब भी होने चाहिए, आप सोफिस्टिकेशन भी आपके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर एक राइटर होना चाहिए कि बात कह भी दे, और वो और उसके अंदर एक बात भी हो कुछ कि यार वाह क्या बात है। अब जैसे मलिक ज़ारा मंजूर अहमद साहब का एक मुझे शेर याद आता है। उन्होंने कहा था कि
जलते खेमे, टूटी तनाबें, आग का दरिया, खून की नहर, ऐसे मुनज़्ज़म मंसूबों को दूं कैसे आफात के नाम। ये शायरी की लैंग्वेज है। राइट। ऐसा नहीं है आपने इसको खुला खुला कह दिया, उसे गाली दे दी और उसको फला गाली दे दी। बहुत चोली दामन का साथ है। पिछले दिनों जैसे कि मैंने अभी अर्ज किया कि कोविड से पहले जो कुछ हमारे शोरा में, हमारे कवियों में जो इस तरह की एलिमेंट पाया जाता था कि वो उसको गाली दे दी, उसको गाली दे दी और वो वक्ती वाह वाह उन्होंने हासिल कर ली, वो सब अब खत्म हो गया है। आज का यूथ ये सब चीज़ों से बहुत बहुत दूर है, वो इससे बिल्कुल मुतासिर नहीं होता। वो अगर मुशायरे में या है, कवि सम्मेलन में है, वो लिटरेरी माहौल में है, वो लिटरेचर चाहता है, लिटरेरी गुफ्तगू चाहिए उसको। तो अभी आपको पिछले दिनों एक शायर थे हमारे, नाम जहन से निकल रहा है, वो बुढ़ापे में आके वायरल हुए और वो जल्दी खत्म भी हो गए वो। तो मुझे खुशी है इस बात की कि मतलब वो उनको सुना गया और उनको खालिद शायर थे, खालिद शायर, उनके यहाँ कोई इस तरह का एलिमेंट था ही नहीं। और मेरे भी मैंने जो आपको दो तीन नाम बताए, जॉन एलिया, डॉक्टर बशीर, बदर इरफान सिद्दीकी, इनके यहाँ कोई आपको सियासी शेर नहीं मिलेगा, और तो खालिस लिटरेरी कलर और वही सब चीजें मिलेगी। आप भी कम लिखते हैं पॉलिटिक्स में? बहुत कम, ना के बराबर। अगर आता है तो कोई असहाय आ जाता है, मेरा कोई इरादा नहीं होता, मैं कभी इत्तेफाक से आ गया। तो आपको लिखना पसंद नहीं है या आपको लगता है कि कंट्रोवर्सी में क्यों फंसना है? नहीं, मैं इस चीज को वेटेज ही नहीं देता। देखिए, गजल, लफ्ज गजल, गजल के जो डिक्शनरी के माने हैं वो महबूब से गुफ्तगू करना, महबूब से जो आपका वार्तालाप होता है उसको गजल कहते हैं। ठीक है। महबूब से आप क्या गुफ्तगू करेंगे? आप क्या पॉलिटिक्स पर डिस्कस करेंगे, स्पोर्ट पर बात करेंगे? आप पूछेंगे कि अम्मा कैसी हैं, फुप्पो कैसी हैं तुम्हारी, और आप अपनी बात करेंगे ना उससे। गजल उसको कहते हैं। गजल इन सब चीजों की इजाजत नहीं देती, ये तो हम लोगों ने निकाल ली। किसी ने माँ पे शायरी की, माँ को एम्बेसडर बना लिया, ब्रांड एम्बेसडर बना लिया, माँ को बेचा। किसी ने बेटियों को बेचा, बेटियों पे शायरी कर रहे हैं साहब, बेटियों पे। एक साहब है वो बाप पे कर रहे हैं, अगर बाप बचा हुआ है भाई इस पे मैं करूंगा, बाप पे कर रहे हैं वो। ये शायरी नहीं है। शायरी तो महबूब से, माशूक से, अपने लवर से गुफ्तगू जो आपकी होती है वो आनी चाहिए आपकी राइटिंग में, उसको गजल कहते हैं। गजल के मानी ये है। क्या बात है। गजल के लुग़वी मानी, गजल के डिक्शनरी के मानी तो महबूब से, माशूक से गुफ्तगू करते हुए जो आपके बातें होती हैं, जो ख्यालात होते हैं, जो आपके हालात होते हैं, वो करवाइए बातें कुछ महबूब से आप। भाई अब मेरा एक शेर है कि वस्ल की दौलत मिली है, वस्ल मिलन, ठीक है। वस्ल की दौलत मिली है, खो मत। वस्ल की दौलत मिली है, खो मत। जाने मन तुम सो रही हो, सो मत। है क्या शबे वस्ल में ये जायज है, मैं भी सोने लगा हूं और तू भी। क्या शबे वस्ल में ये जायज है, मैं ये जॉन की जमीन है ये, मैंने शेर कहा है इसमें कि क्या शबे वस्ल में ये जायज है, मैं भी सोने लगा हूं और तू भी। इतना चिल्ला के क्या हुआ हासिल, मैं भी खामोश हो गया तू भी। अब बताओ निभाह पाओगी, अब बताओ निभाह पाओगी, बदज़बां हूं मैं और बदखूबी। बहुत ऑब्वियस हूं मैं यार, मैं ऐसा ही शायरी में हूं, ऐसा अपनी जिंदगी में हूं, जो मेरे करीब है वो जानते हैं मुझे, मैं बहुत ऑब्वियस हूं। बल्कि एक शायरा, एक सीनियर शायरा ने मुझसे कहा भी था कि आप अगर मंटू शायर होते वो आप जैसे होते। अच्छा। तो या आप अगर आप रोज लिखते हो आप मंटू जैसे हो। मैं इतना ऑब्वियस हूं, जो मेरे अंदर है वही मेरी शायरी में है, कुछ भी अलग नहीं है, एकदम ट्रांसपेरेंट है। मेरे अंदर एटीट्यूड है तो है, लेकिन वो एटीट्यूड इतना नहीं है। मैं एक सेल्फ रेस्पेक्ट चाहता हूँ, ये नहीं कि मैं दूसरे को तजलील करना चाहता हूँ, दूसरे को डिवैल्यू करना चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत अपने बड़ों का बहुत अदब करता हूँ, अपने जो मेरे से 2 साल भी सीनियर हैं
1 साल भी सीनियर है, मैं उनको हमेशा साहब कह के ही मुखातिब करता हूँ। आजकल के नए लौंडे हमें कहते हैं मैशर भाई शेर मुलाहजा फरमाए। अबे भाई तेरे बाप की उम्र का हूं मैं, तमीज ही नहीं है। जी। तो ये सारी चीजें होती हैं, बहुत बेसिक चीजें होती हैं। आजकल के लौंडे, एक बार मैं एक मुशायरे में बैठा था ग्रीन रूम में, मेरे बराबर में बैठे थे राजेश रेड्डी जी। बहुत सीनियर शायर हैं, बहुत सज्जन आदमी है। एक नई उम्र का लौंडा आया ग्राइड रूम हमारे बीच में आके बैठा और पैर उसने यूं करके कराया राजेश साहब की तरफ को, पैर ऐसे ऐसे हिला रहा। मैं सामने बैठा, आग लग गई मेरे तो। अब राजेश जी बेचारे सीधे आदमी है, वो बहुत शरीफ और नफ्स आदमी है, वो तो कुछ नहीं बोल रहे, मेरे आग लग रही है। मैंने कहा बेटे आपकी पहली गलती तो ये है कि आपकी हिम्मत को दाद देता हूं कि आप हमारे बीच में आके बैठ गए। फिर आप चलो बैठ गए तो आपको बैठने का तमीज भी होनी चाहिए, सीनियर के पास कैसा बैठा जाता है। आप शायर हैं, आप कोई आम आदमी नहीं है, लोग आपको फॉलो करते हैं। सॉरी सर, तब जाके उसने पैर नीचे उतारा। ये वजह, अब ये चीज क्या है कि पहले हम भी उस दौर से गुजरे हैं, लेकिन हमारे बाद की नस्लें उस दौर से नहीं गुजरी हैं कि हम गोष्ठियों में, जो लोकल सतह पे लोकल शहरों में छोटी छोटी गोष्ठियां होती थी कि 10-15 आदमी बैठे हैं, लोकल शायर हैं, वहां बैठे हैं, उनके उस्ताद भी वहां बैठे हैं, चेले भी बैठे हैं, तो वहां उनकी तरबियत होती थी। ऐसे हमारे यहाँ जैसे हिंदी में उर्दू में नशिस्त कह देते हैं, निशस्त कहते हैं, अपब्रिंगिंग एक तरह से। अपब्रिंगिंग। तो वहां आपकी नरिशिंग होती है, आपको बैठने उठने के आदाब सिखाए जाते हैं। आजकल का नौजवान दुबई जाने के चक्कर में, सर दुबई भिजवा दो बस किसी तरह, दुबई मुशायरा पढ़ना है बस, वो लंबा वाला खलीफा जो है ना उसके सामने फोटो खिंचवाने हैं। आई थिंक इंस्टाग्राम की वजह से बहुत ऐसा हो गया है कि yes, 2 रील वायरल होती है, सबको लगता है कि वो बेस्ट शायर है, हीरो बन गया। और फिर कमाल ये है कि अगर 2 रील वायरल हो गई या वो एक कहीं मुशायरे में चला गया वो एक बार, तो वो हमें कुछ नहीं समझता। आज तक वसीम साहब हैं या दीगर हमारे सीनियर शोरा हैं, बाखुदा हम उनके रूम में एंट्री नहीं गई हमने आज तक नहीं की। जबकि वसीम साहब के साथ कितने अपने मुशायरे, कितने स्टेज हमने शेयर किए। हमारी हिम्मत नहीं है हम वसीम साहब के रूम में चले जाएं, नए लौंडे आ जाते हैं। ये है, क्या करें, ये इनकलाब है। राइट। सर आप इतनी खूबसूरत राइटिंग करते हैं, जावेद अख्तर साहब भी हैं, गुलजार साहब भी हैं, जो पोएट्री भी करते हैं, गाने भी लिखते हैं साथ साथ, तो आपको नहीं लगा कि आपको गाने भी लिखने चाहिए? यार गाने लिखना बहुत मुश्किल काम है, इसमें और तो कुछ नहीं, अपने ज़मीर का खून करना पड़ता है। अच्छा। और बहुत ज़्यादा पेशेंस, और मैं पठान हूँ, वो भी आफरीदी, तो मुझ में तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। मुझे एक साहब ने गाना लिखने को दिया था, वो सिचुएशन दी, गाना लिखा, एक तो कहने साहब ये तो आपने थोड़ा नेगेटिव हो गया, इसमें थोड़ा पॉजिटिव डालिए। एक तो ये कि थॉट हमारी वो फीलिंग्स ही नहीं है, हम तो आपके फीलिंग के, आपके सिचुएशन के हिसाब से गाने लिख रहे हैं। बड़ा मुश्किल काम है इस लिहाज से। ओ इसमें थोड़ा पॉजिटिव कीजिए, थोड़ा सा पॉजिटिव कर दिया साहब। अरे सर थोड़ा गुलजारिश कीजिए उसको, गुलजारिश कर दिया, ये कर दिया, वो करो वो करो वो करो, दिमाग खराब कर दिया उसने। मैंने उससे भाई साहब, मैंने कहा ये तो गाना पकड़ लो आप किसी तरीके से, आइंदा मैं बिल्कुल ये नहीं करूँगा। तो मैंने एक ही गाना लिखा भाई साहब, उसके बाद मैंने गाना ही नहीं लिखा, तो मेरा पड़ता नहीं। अरे यार राहत इंदौरी साहब, मरहूम, 24 फिल्मों में गाने लिखे उन्होंने, उसके बावजूद उन्होंने हाथ जोड़ लिए थे कि भाई साहब मेरा पड़ता नहीं आ सकता आपसे। वो किंग था यार, अपने इलाके, अपनी फील्ड का किंग था, वो कहाँ पड़ता आ रहा था उसका। तो नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता, बहुत मुश्किल काम है। तो सर कुछ और? हाँ, यूं मोहब्बत बीच बीच में आपको ऐसे बोल देता हूँ, ये 4 मिसरों की, 4 लाइनों की एक नज्म सुना लेता हूँ। आइए। कि यूं मोहब्बत का बदल कुछ भी नहीं, यूं मोहब्बत का बदल कुछ भी नहीं, सोचता हूं इतना हक दे दूं तुम्हें, तुम मुझे अपनी कसम देकर कहो आफरीदी आप सिगरेट छोड़ दें, आफरीदी आप सिगरेट छोड़ दें। एक और मेरी 3 लाइन की नज्म है, न कहीं ताल न तालाब न झरना न नदी, खुश्क सहरा में ये पानी की सदा कैसी है, टप 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 टप, कोई हम जैसा प्यासा कहीं रोता होगा। ये अजीब कैफियत है इस शेर में, इस 4 मिसरों में। आपने रोने की बात करी, मैं आपसे बात पूछने भी वाला था कि इमोशंस बयां करना कई बार बहुत टफ हो जाता है, स्पेशली आदमियों के लिए।
एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर वो रो दे तो आपको क्या लगता है कि रो देना चाहिए, आंसू आए तो निकाल देने चाहिए, या पठान है तो आप मना करेंगे? भाई लड़की के सामने तो नहीं निकालने चाहिए नहीं निकालने चाहिए ना। लड़की है ना इस चीज को इसको नेगेटिव में लेती है। अभी ये कैसा मर्द है रो रहा है, अबे यार मर्द है तो क्या उसको दर्द नहीं होता? वो फिल्मों की बातें हैं, मर्द को दर्द नहीं होता, क्या? सबको दर्द होता है यार। और लड़कियों को जहन में वो ये कि मेजर लड़कों की क्या लड़का यूं माचो मैन। अरे नहीं ठीक है मैचो मैन कहीं और होता है, वो हर जगह थोड़ा मैचो मैन होता है। उसके फीलिंग्स होते हैं यार, रोता है वो, क्यों नहीं रोएगा? और शायर तो बिल्कुल रोएगा, पक्का रोएगा। मेरे तो पलकों पे आंसू रखे रहते हैं भाई, मैं बहुत इमोशनल हूँ लड़कियों से ज्यादा। ये आपकी पर्सनालिटी के साथ जाता नहीं है? नहीं जाता, मैं खिलाफ शख्सियत हूँ, मतलब बिल्कुल इसके अपोजिट। हाँ, कि मैं मतलब 1 मिनट में मेरी वाइफ भी कहती है यार तुम तो कमाल है, इतना तो हम भी नहीं रोते। आंसू रखे रहते हैं मेरे तो आप भी पलकों पे। 20 ज़रा देख के रो देते। हाँ तो रोना लड़कियों के सामने थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। अब देखो, अब ये लोग भी ना ठीक है, जो दबाना है, जो देखना चाहता है वैसा ही दिखाइए उसको, क्या जरूरत है अकेले में रोआ जाए? हाँ, क्या है, हाय हाय कि मुझे किसी का शेर याद आता है, क्या जरूरत थी सच बताने की, उसकी आंखों को ख्वाब दे आया। ए, अकेले में हो रही है आप? मैं बहुत रोया। मेरा लास्ट ब्रेकअप हुआ था, लास्ट ब्रेकअप 90 नहीं 2016। उफ, क्या कैफियत थी मेरी। मैं मुंह धो लेता था ताकि छुप जाए, आंसू छुप जाए, एक्सप्रेशंस बदल जाए कुछ। अकेले में होता है वो तो गुजरता है यार, लेकिन इमोशंस होने चाहिए। अगर इमोशंस नहीं है आप इंसान नहीं है। इट शुड बी मस्ट, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप उसको जाहिर करें ना करें, लेकिन वो आप इनबिल्ट होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। एज ए ह्यूमन बीइंग, आप मर्द हैं या औरत हैं। अच्छा, औरतों के पास तो क्या है, वो उनके पास तो एक आखिरी हथियार होता है वो रोना शुरू कर देती हैं, वो हर तरीके से, वो बोले आखिरी हथियार होता है उनका ये, कहना साला यहाँ तो चिताएगा ये मर्द बेचारा रो नहीं सकता, उसकी मर्दानगी जो आड़े आ जाती है, अबे तू तो मर्द है, तू तो रोना घूट पी जाता अपने आंसू खून के घूट पीता है, आंसू घूट पीता है, लेकिन कहता नहीं है। औरत के लिए बहुत आसान है, बहुत बेहतरीन ये। अच्छा मेरी एक बात है, अगर दूसरा जन्म होता है तो मैं तो भाई लड़की बनना चाहूँ। अच्छा, बड़े फायदे हैं यार, बताइए जरा। अरे कितने फायदे हैं हर जगह। अब आप जा रहे हैं, आप अगर कहीं मान लीजिए किसी लड़की की गलती है सड़क पे, और आप मतलब एक्सीडेंट हो गया, टच हो गया, कुछ भी कोलिजन, कुछ भी किसी तरह भी हो गया, आप मर्द हैं, 10 मर्द आपके खिलाफ हो जाएंगे, उस लड़की के फेवर में हो जाएंगे, चाहे गलती उनकी हो। गलती लड़की की 100% लड़की गलती है, लेकिन उस लड़की की नजर में हीरो बनने के लिए 10 आपके खिलाफ हो जाएंगे जी आपने अक्सर देखा होगा, नहीं तजर्बा हो तो हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। कहीं भी आप होंगे। अच्छा, आप कहीं वो आप उसमें बैठे हैं सिटी बस में, तो ये साहब ये मर्दों की है, ये औरतों की सीट है, औरतों की सीट फुल हो गई, अब वो खड़ी हुई है लेडी, शर्म नहीं आ रही है, औरतें खड़ी हैं, मर्द बैठे हैं। तब भाई जब आप औरत हैं, आप तो कहते हैं ना ये हम मर्दों से कम नहीं है, इक्वालिटी, कंधे से कंधा बनाकर खड़ा करते हम चलते हैं, हम कोई कम है क्या? तो भैया तो अबला यहाँ क्यों अबला बन रही हो? वहां अबला बन जाती है। ये औरतों का बड़ा बेहतरीन है यार, बड़ा उनके पास हथियार है, जब चाहे अबला बन जाती है, जब चाहे परिवार के टक्कर लेती है। तो और कई जगह ये भी होता है कि आप आप लाख रुपया आपका वो काम नहीं करेगा, औरत के 2 आंसू, वो भी फर्जी, वो काम कर जाएंगे आप भी चोट खाए हो इन चीजों में? तजर्बे हैं, चोट वोट नहीं खाई मैंने बिल्कुल भी, नहीं बिल्कुल नहीं, चोट क्या खाऊंगा भाई, मैं बहुत वाइज आदमी हूं, मैं बहुत वाइज पर्सन, तो तजर्बे हैं, ये देखता हूं मैं, ऑब्जर्वर हुआ। ऑब्जर्व। देखिए क्या होता है, शायर जो है, शायर के तमाम थॉट्स, उसके तमाम शायरी, वो सारी चीजें जो आप लगता है कि यार
ये इसके ऊपर गुजरी होगी, इसने ये कलमबंद किया है और ये इस दौर से गुजरा है। बिल्कुल नहीं। जैसे हकीम के सारे नुस्खे अपने नहीं होते, किताबी भी होते हैं, किताबें नहीं मरीजों के होते हैं। अच्छा, कोई मरीज आया हकीम के पास, कहना हकीम जी ये नुस्खा जो है, अच्छा इससे पहले क्या दवा की आपने? कहा साहब ये की थी, इससे मुझे बड़ा फायदा हुआ था। लिख लेता है, उससे तजर्बा कर लिया और उससे वो नुस्खा ने नकल कर लिया, उसे पता भी नहीं। अब वो तो चला गया, अब उस नुस्खे से वो फायदा उठा रहा है। हकीम जी का नुस्खा, यार क्या दवा दी थी भाई। अबे वो हकीम जी का नहीं है, वो तो मरीज बता के गया था, वो हकीम जी का है ही नहीं। राइट। तो इसी तरह शायर का होता है कि शायर के तमाम थॉट्स, तमाम तजुर्बात, तमाम एक्सपीरियंसेस वो सब उसके नहीं होते, सुने सुनाए देखे सुने दिखाए। सुनाए देखे दिखाए। हाँ ये जरूर होता है कि शायर जो है आम आदमी से ज्यादा ऑब्जर्वर होता है, वो ज्यादा कीनली उसको देखता है, उस सिचुएशन को, जो आम आदमी नहीं देख पाता। तो ये फर्क पड़ता है। तो आम आदमी उससे कोई फायदा नहीं उठा सकता, शायर फायदा उठा लेता है। राइट। मेरा एक शेर है कि तुम्हारी बातों में एक मेरी गरज है शामिल, इसी तखातुब कन्वर्सेशन, इसी तखातुब से मुझको मिसरा निकालना है। ओए होए। तो शायर होता है वो बातों बातों में मिसरा निकाल लेता है कि यार ये क्या बात कही इसने, अरे क्या बात है, बन गई शायरी। आज सुबह मैं कुछ सुनता आ रहा था, तो एक किसी का कुछ भाषण टाइप था, वो तकरीर कर रहे थे एक साहब, तो ऑडियो था मेरे पास, वो मैं सुन रहा था। उसमें एक निकला कि हम, उसमें मिसरा भी हुआ था, देखो मैं बताता हूँ यार, उन्हें वो दूसरा फोन जगह है वो, कि इंसान जो है खुदा की तख्लीक, जो उसका क्रिएशन है, उसका अल्टीमेट है, उसकी मेराज है। मतलब ये एक थॉट आया कि तेरी तख्लीक की मेराज हूं मैं खुदा से कह रहा हूं कि तेरी तख्लीक, तेरी क्रिएशन की, तेरी तख्लीक की मेराज हूं मैं। मेराज मीन्स हाइट, इसके बाद कुछ नहीं है। इंसान जो है अशरफुल मखलूकात है, अशरफ है, तमाम जितनी भी स्पीशीज हैं उन सब का सुप्रीम है इंसान जो बनाया जी। तो ये एक थॉट आया, उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी तकरीर में कहा, मैंने पकड़ ली ये बात, अब मैं इस पे शेर कह दूंगा। लाइन तो हो ही गई, तेरी तख्लीक की मेराज हूं मैं। तो अब मिसर लगे भी कुछ उस पे, तो मैं बता रहा हूँ, अभी सुबह की बात है ये, बातों बातों में शेर हो जाते हैं। तो मेरा एक शेर है, हाय हाय, आवाज दी थी मुझको पुकारा नहीं गया, आवाज दी थी मुझको पुकारा नहीं गया, खुददार था पलट के दोबारा नहीं गया। खुददार था पलट के दोबारा नहीं गया, अशरफ हो इस जहां में, अशरफुल मखलूकात, इंसान जो है ना अशरफुल मखलूकात है, सबसे टॉप स्पीशीज में आपको रखा गया है। अशरफ हो इस जहां में तो मगरूर मत रहो, फेंका गया है तुमको उतारा नहीं गया। आदम को फेंका तो ना, दफा हो जाओ यहां से, तुमने फल खाया ना, दफा हो जाओ यहां से, धक्के मार के निकाला गया था इसको। तो किस बात का गुरूर है आपको? अशरफ हो इस जहां में तो मगरूर मत रहो, फेंका गया है तुमको उतारा नहीं गया। उतारा नहीं गया। उतारे तो नबी गए थे, उतारे अवतार गए थे, आप क्या है? फिर सर मुझे एक और चीज बताओ आप, कि रिश्ते में, किसी भी एक रिलेशन में, मोहब्बत में, इश्क में झुक जाना ये कितना जरूरी होता है? वो जरूरी है, माफी मांगना बहुत गलती जरूरी हो है, या ना हो। बिल्कुल। ये देखिए, टूटने से बेहतर है झुक जाना। क्या है उस शेर का, आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक तो उखड़ जाए, क्या मिल जाएंगे, बस वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। तो लचक जाना बहुत जरूरी है हर तरीके से। एटीट्यूड जरूरी है, लेकिन वो कहाँ दिखाना है, ये आर्ट आपके अंदर होनी चाहिए। गलत जगह दिखाओगे तो नुकसान उठाओगे, सही जगह दिखाओगे तो फायदा होगा। तो अगर आप गलत हैं, मेरा एक मामला, मैं ज़ाती तौर पे बताता हूँ, अगर मैं कहीं अपनी पॉइंट पर सही हूँ और दूसरा आदमी गलत है, मैं अड़ जाता हूँ, चाहे कितने भी आदमी मेरे सामने। मैं अपनी जगह सही हूँ तो मैं अड़ जाता हूँ, मैं नहीं झुकूंगा बिल्कुल, क्योंकि मैं अपनी जगह सही हूँ, मुझे गलत साबित करके दिखाइए आप, ये पॉइंट था, उसके ऊपर ये आदमी गलती थी, मुझे बताइए मैं कहाँ गलत हूँ, वहां मैं अड़ जाता हूँ।
और मेरी जीत होती है। अगर आपको लग रहा है कि आप गलत हैं तो फौरन से पेशतर, फौरन से पहले आप गलती तस्लीम कर लें। इसी में आपकी आफियत है, इसी में आपकी इज्जत है, इसी में आपकी हिफाजत है। और अगर गलती बीवी की है फिर भी? बीवी के सामने तो भाई साहब बिल्कुल नतमस्तक रहना चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ अपनी बीवी से, जी मेरी गलती है, दो बोल गया जी मेरी गलती है, कुछ भी वहां तो वो बीवी का तो अलग ही एक अलग लेवल है। वो तो वहां नहीं आप बोलते लड़ ना जाऊंगा ना मैं, ना ना बिल्कुल नहीं, वहां कोई एटीट्यूड 4 आदमी हो उनको बता अरे दूंगा। बिल्कुल भी नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। और मैं जानता हूँ कितना बड़ा 30 बार खाऊं, कितना बड़ा फेंकू, वो कितना बड़ा कुछ हो, बीवी के सामने नहीं चलती। बीवी बहुत यार, बहुत अजीब चीज बनाई है अल्लाह ने बीवी। आपको अगर मैं बोलूं कि आपको एक्सप्लेन करना है कि बीवी क्या है, व्हाट इज वाइफ, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? मतलब क्या कहना चाहोगे अगर आपसे पूछा जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि वाइफ जो है वो आपका सुप्रीम है, आप उसके अधीन है। आप कितने भी बड़े हो, आप वाइफ से ऊपर नहीं हो सकते। पब्लिक के लिए आप जो सोशल लाइफ है आपकी, वहां आप हो सकते हैं, घर में आप हो ही नहीं सकते। जबकि आप ही सब कुछ करते हैं, आप ही घर चलाते हैं, आप ही सब कुछ करते हैं। अच्छा, उसके अंदर क्या है, उसमें शौहर की, पति की शराफत भी मायने रखती है। अगर बदजौक और बदतमीज शौहर हो, वो तो पिटाई करते हैं औरतों की। खैर वो लेकिन तो जो शरीफ हस्बैंड है और जिससे अपना घर चलाना है, आप और मेरे जैसे। जी जी आप बिल्कुल, बहुत पता नहीं आप क्यों मेरे साथ क्यों आ रहे हैं आप। नहीं मैं तो शराफत की अपनी बात बात हुई तो कर रहा मैंने हूँ, अपने आप को मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ मैं भी यार। आपके साथ ही जुड़ रहा हूँ। आप क्रेडिट ले रहे हैं, चलिए ले लीजिए। तो बहरहाल होना चाहिए, क्योंकि आपको घर चलाना है और घर में शांति बनाए रखनी है, और आप अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं, वो आपका एक बेटर हाफ है, आपके हिस्सा है आपकी लाइफ का। तो कोई बात नहीं, झुक जाना चाहिए यार, क्या दिक्कत है। बोल देनी चाहिए सॉरी तुरंत, हाँ, मिट्टी पाओ आगे और बढ़ो। मिट्टी पाओ आगे बढ़ो यार, बस तो खुश हो जाए यार, तू यहाँ अगर साथ रहना है हाँ आपको, अगर ये फिक्स है कि साथ रहना है, हाँ, फिर झुकने में कोई दिक्कत कोई नहीं। दिक्कत नहीं है भाई। तोड़ने के लिए तो एक लम्हा चाहिए, आप बस कुछ इसी बहाने आप तोड़ दो, लेकिन साथ चलने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस क्योंकि करना 2 दिन आप बर्बाद ही करोगे, हाँ लड़ोगे, उधर मुंह करके सोओगे, हाँ। खाना अच्छा फिर रुकेंगे, क्या हुआ, अंजाम भी क्या होगा, चौथे दिन फिर वहीं फिर आओगे आप। वहीं आओगे, और इन 3 भी नुकसान आप ही का है, खाना आप ही का बंद होगा। आपका ही बंद होगा। तो क्या जरूरत है यार, एटीट्यूड वहां दिखाओ जहां चले, वहां नहीं दिखाना चाहिए जहां नहीं चलता है। खाम खा की पठानी, खाम खाई खांसा भी, हाय 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 यार, मेरे खासा भी बड़े खुश होते हैं लोग कि, वो भी सुना देता हूँ सुनाइए ना सर। कि यकीन कम हुआ जब से गुमान होने लगा, आहा, जो एक घर था अचानक मकान होने लगा। हम अपने नाम में अब खां नहीं लगाते हैं, हम अपने नाम में अब खां नहीं लगाते हैं, जिसे भी देखिए अब तो पठान होने लगा। अरे और आदमी खान लिख के फिर रहा है, कौन सा फलाने खान। ये तो जब कोई खान कहता है मेरे तभी आग लग जाती है। जो खान कह रहा है वो तो 100% खान नहीं है, पठान नहीं है। जो ओरिजिनल पठान है वो खां कहता है, खान नहीं कहता, खां। हमारी तरह वो नस्ली पठान थोड़ी है, जरा दबंग है, चंगेज खान थोड़ी है। अभी तुम्हारी बातों में अब देखो कौन आता है, तुम्हारी बातों में अब देखूं कौन आता है। मैं बेवकूफ था, सारा जहान थोड़ी है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात हाय है। हाय हाय हाय, कि जरा थोड़ा सा बदजबान हूं मैं इत्तफाक से, थोड़ा सा बदजबान हूं मैं इत्तफाक से। अब क्या करूं, पठान हूं मैं इत्तफाक से। वाह क्या बात है। मुझे लगता है सारे पठान जो है वो भी यहाँ पे अरे कमेंट कर रहे होंगे। तो बहरहाल हम आफरीदी कबीले से हैं, और आफरीदी कबीला जो है ये बड़ा खतरनाक कबीला होता था। तो ये दिन में तलवारें बनाते थे और रात को काफिलों को लूटते थे, रात में चलाते थे। हाँ ये उसको प्रैक्टिस करते थे बाकायदा, उसको तजर्बे करते थे उसको। ये आफरीदियों का काम था साहब, हम उस कबीले से हैं। कोई भूल हुई हो सर तो माफ कर देना अभी, इससे पहले मैं यहाँ से आपकी तलवार बाहर आए। नहीं है वो चेंज हो गए बहुत, लेकिन फिर भी वो रमक तो रहती है। सर अगर मैं आपके अंदाज में जानना चाहूँ कि प्यार क्या है, तो आप प्यार को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? आपने तो इतना सवाल कर दिया, इसके डिस्क्रिप्शन में अगर मैं बोलने लगूं तो ये आपका पॉडकास्ट भी खत्म हो जाएगा,
अगली सीरीज भी इसी में लग जाएगी। बहुत बड़ा एक इसको डिफाइन करना। बहरहाल मेरी एक नज्म है, सिर्फ 2.5 अल्फाज ही हैं सर, बस 2.5 अखर प्रेम का, कि ऑनलाइन होकर भी एक दूसरे की प्रोफाइल पिक को हसरत से देखते रहना और ये सोचना कि काश ये तस्वीर बोल पड़े। हाँ, ऐसा होता है क्या? खामखा बोलना तो हमें ही होगा ना। जब दोनों के दिलों में जज्बात हैं, जहन में हजारों बातें, उंगलियां बेचैन कि कुछ लिखना, लेकिन नहीं, मैं क्यों लिखूं, वो भी तो लिख सकता है। मैं क्यों लिखूं, वो भी तो लिख सकता है। मोहब्बत और अना की फालतू चपकलश कौन सुलह कराए, ये फैसला तो हमें ही करना होगा, दिमाग से नहीं, दिल से, क्योंकि दिल के पास अक्ल नहीं होती। क्या बात है। मुझे जब याद आता है मैं सब कुछ भूल जाता हूं। तुम्हारी आंखें प्यार से लबरेज और पलकें शर्म से बोझल, तुम्हारे होंठ इजहार की बेजा तोहमत उठाए हुए कांप रहे थे कि अचानक मेरी उंगलियां तुम्हारी उंगलियों से उलझ गईं और बेसाख्ता कसने लगी। जिस्मों की हिद्दत, जज्बात की शिद्दत, इजहार की हिम्मत, गुफ्तार की ताकत, सब कुछ सिमट कर दो उलझे हुए हाथों में आ गई थी। बस दो जिस्म खाली गिलास की तरह इधर उधर रखे हुए थे। मुझे इसके सिवा कुछ याद नहीं, तुम भी नहीं। क्या बात है। प्यार को डिफाइन करना, मुझे लगता है वो दोनों गिलास अगर भर दिया जाए तो प्यार हो जाएगा। हाँ, प्यास बुझ जाएगी। वो जो गिलास खाली थे अगर उन दोनों को भर दें, दोनों मिलके। देखिए मसला एक है, हमने जब पहली मोहब्बत की थी, बखुदा मैं कह रहा हूं आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, कि मुझे और तो छोड़ दीजिए, मुझे ये भी ख्वाहिश नहीं थी कि मैं इसको छू लूं। ये भी ख्वाहिश नहीं थी। उसको कभी कुछ सोचा ही नहीं उसके बारे में, क्या यार ऐसा हो, यूं मिले ये हो, कभी भी नहीं। छूने की भी ख्वाहिश नहीं थी। मैंने सिर्फ वो ऐसा थोड़ा पार्शल ऐसा अंधेरा था, और मैंने उसकी ऐसे यहाँ यूं मैंने हाथ रखा और यूं करके मैंने यूं अंगड़ाई ली। दूर खड़ा था उससे मैं। इसको कह लें साहब, यही हमारा पहला और आखिरी विसाल था, मिलन था, यही टच था, यही सब कुछ था। इसके बाद कभी कुछ नहीं हुआ, आमना सामना भी नहीं हुआ, और उसका ख्वाब अभी कुछ दिन पहले ही आना बंद हुए हैं मुझे। पक्का बंद हो गए? हाँ हो गए। अभी तो याद किया आपने। बस याद किया जरूर है, और वो इंतकाल भी कर गई बेचारी, है भी नहीं जी। तो ये अब वो प्यार नहीं है, ये इनकलाब ज़माना है। और ये आजकल के बच्चे ये प्यार को कुछ और ही मानते हैं। टिंडर और बम्बल वाली जनरेशन बस वो वाली है ना, राइट स्वाइप। बस कि जब तक वही कहना जॉन एलिया का कि हमने जाना तो हमने ये जाना, जो नहीं है वो खूबसूरत है। बस तो मतलब कि अब यार ये तो पा लिया, ये तो अब दूसरा ही है यार, ये हमारे पास नहीं है, अब वो खूबसूरत है। वो पा लिया, अब वो तीसरा खूबसूरत है। तो प्यार ऐसे नहीं होता यार। प्यार सैक्रिफिकेशन चाहता है। प्यार बहुत अलग चीज है। आज की नस्ल तो सॉरी टू से बहुत ही कम हो गई, ना के बराबर। मुझे तो कोई मिलता नहीं है यार सच्चे प्यार वाला। वही मेरा शेर आज के लौंडों के लिए है वो, कि आपके बाद नए इश्क में मसरूफ रहे, एक लम्हा भी तो बर्बाद नहीं होने दिया। तो टाइम नहीं है किसी के पास इतना यार। सर आपके कुछ ऐसे शेर जो आपके दिल के बहुत करीब हो, लोग बहुत फरमाइश करते हो, जाने से पहले अगर आप कुछ देर हमें कुछ सुनाना चाहें। हाँ, और आप ही के अंदाजे बयां में। कि कर सको तो मेरी चाहत का यकीन कर लेना, अब तुम्हें चीर के मैं दिल तो दिखाने से रहा, अब तुम्हें चीर के मैं दिल तो दिखाने से रहा। शेर भूखा हो मगर अपने मयार से नीचे तो मैं आने से रहा। शेर भूखा हो मगर घास तो खाने से रहा। कर सको तो मेरी चाहत का यकीन कर लेना, अब तुम्हें चीर के मैं दिल तो दिखाने से रहा। यार कुछ शर्मो हया के भी तकाजे समझो, साफ लफ्जों में तो वो प्यार जताने से रहा।
साफ लफ्जों में तो वो प्यार जताने से रहा, हर अंधेरा रोशनी में लग गया, जिसको देखो शायरी में लग गया। ये बहुत बुरी लगती है नए शायरों को। हर अंधेरा रोशनी में लग गया, जिसको देखो शायरी में लग गया, अपना मैं खाना बना सकते थे हम, इतना पैसा मैं कशी में लग गया। क्या बात है। इतना पैसा मैं कशी में लग गया, आपका दिल तो कहीं लगता न था, सच बताओ वाकई में लग गया, सच बताओ वाकई में लग गया। और के फाख्ता के हौसले जब से उकाबी हो गए, जाने क्यों तेवर हवा के इनकलाबी हो गए। हाँ वो तुमने एक दवा बतलाई थी गम के लिए, वो तो जू का तू रहा पर हम शराबी हो गए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले आपसे अगर मैं पूछूं प्यार या पैसा, तो आप क्या चूज करेंगे? देखिए जी, मेरी जाती राय तो ये है कि प्यार, पैसा तो नेता भी कमा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, आपने वक्त निकाला, इतना कुछ सीखने को मिला, इतना कुछ जानने को मिला, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से पूरा पॉडकास्ट गया अभी। उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही जो यंग शायर हैं, जैसे जो हर कोई शायर बन रहा है आपके अगर शायरी के हिसाब से गए तो वो और सीखे और अच्छी तरह अपने अल्फाजों को प्रेजेंट करें। मेरी नई जनरेशन को, एक नए पोइट्स को एक ये मेरी एक मैसेज भी है आपके माध्यम से, और ये बहुत अच्छी बात आ गई याद। ये लोग बहुत जल्दी में हैं, ऐसा नहीं होता। आप दुबई पहुंचने की जल्दी में ना रहिए, पढ़िए, मुताला कीजिए, और अपने से बड़े लोगों की सोबत में बैठिए और उनको खामोशी से सुनिए, उनके तजुर्बात अपने अंदर ऑब्जॉर्व कीजिए, ग्रहण कीजिए, अच्छी शायरी पढ़िए, अच्छा लिखिए, बेहतर लिखिए। उस्ताद बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जो गज़ल लिखी उसको, एक गज़ल को फाइनल ना समझिए, उसको कम से कम 10 दिन तक उसको पढ़ते रहिए, आपको खुद उसके अंदर इम्कानात नज़र आएंगे कि यहाँ ये सही हो सकता है, और अच्छा करना है, और अच्छा करना है, और अच्छा करना है। आपको उस्ताद की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा एक शेर है कि मुतमईन होती नहीं मेरी सुखन फहमी कभी, और कलम काफिया पैमाई से खुश होता है। तो आपने काफिया बांध दिया, राइमिंग बांध दिया, सिर्फ ये गजल नहीं हो गई है, उसको पॉलिश कीजिए, उसको, उससे मुतमईन मत नहीं होना है, आपको सेटिस्फाई नहीं होना है, आपको आखिर तक उसको शक की नजर से देखना है कि नहीं, अभी इसके अंदर और गुंजाइश है और अच्छी हो सकती है। बिल्कुल आसान लफ्ज लाइए, मुश्किल लफ्ज लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आसान लफ्ज लाइए, जहां तक हो सके आसान, ताकि वो उसकी रीच दूर तक होती है। सर, जाने से पहले आपके जो फेवरेट शायर हैं, जिनके आपने नाम भी बताया, उनका कोई एक शेर और फिर हम। जॉन एलिया। हाँ, जॉन एलिया साहब के अगर आपको सुनाए, मैं तो उनका बहुत बड़ा। जॉन एलिया की यार, हाय हाय, के यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या, बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए जबान में क्या, आबले पड़ गए जबान में क्या। और उनके शेर हैं कि मैं इरफान सिद्दीकी का शेर सुनाता हूं कि होशियारी दिल नादान बहुत करता है, रंज कम सहता है ऐलान बहुत करता है, रात से जीत तो सकता नहीं नन्हा सा चिराग, हाँ मगर रात का नुकसान बहुत करता है। बशीर बद्र साहब, मैं सो जाऊं तो आंखों पर तुम अपने होंठ रख देना, मैं सो जाऊं तो आंखों पर तुम अपने होंठ रख देना, यकीन आ जाएगा पलकों तले भी दिल धड़कता है। आहा, क्या बात है। यकीन आ जाएगा पलकों तले भी दिल धड़कता है, तेरे तेरे जाम से मेरे होंठ तक वही इंतजार की प्यास है, मेरे नाम की जो शराब थी कहीं रास्ते में छलक गई, दो काले होंठ जाम समझकर चढ़ा गए, वो आब जिससे मैंने वुजू तक किया न था। ये बशीर बद्र का अलग ही एक है कि अनगिनत काले काले परिंदों के पर टूटकर जर्द पानी को ढकते रहे, फाख्ता धूप के पुल पे बैठी रही, रात का हाथ चुपचाप बढ़ता गया। तो बस यही हमारे आइडियल हैं, और मैं यही चाहता हूँ अपने नए लोगों से, नए लड़कों से, नए लौंडों से लिखने वाले जो हैं कि यार देखो, ये क्वालिटी पैदा करो, वही आपको जिंदा रखेगी। ये वक्ती वाह वाह कुछ नहीं होता है। हाय हाय, डॉक्टर बशीर बद्र का मुझे शेर याद आया कि वो कलाम जिनसे छतें उड़ी वही शामियानों में दफन है। वाह, ये मिसरा ही अपने आप में एक शेर है, एक लाइन ही। स्टेटमेंट। कलाम जिनसे छतें उड़ी
वहीं शामियानों में दफन हैं मेरे शेर, दिल में उतर गए जो खरे थे सिक्के खरे रहे। तो ये है, आपको हर मौसम में हरे रहना है, हर मौसम में खरे रहना है, और आपको जिंदा रहना है तो किताबों में जिंदा रहें जी। तो ये जिंदगी है। बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। हमने आपके जवानी के ज़्यादा किस्सों की बात करी नहीं, क्योंकि दूर था, वरना पैर दबाता रहता आपके। अरे अभी दबाते मैं बाहर जाके किससे सुनता हूँ और दबाता हूँ। बट थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, आप आए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यार रोन, आप बहुत क्यूट है माशाल्लाह। आप आपसे बात में स्मार्ट नहीं है आप, वाकई आपकी पर्सनैलिटी भी, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बाखुदा बहुत अच्छा लगा। आप इतने सॉफ्ट और इतने, मुझे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं, क्योंकि एटीट्यूड तो मेरे अंदर ही बहुत है। मुझे मेरे सामने कोई क्या दिखाएगा, इसलिए मुझे अपना अपोजिट बहुत अच्छा लगता है। अरे सर, आप इतने क्यूट, इतने डाउन टू अर्थ, इतने हम्बल, इतने कूल, एकदम यार, सलामत रहो। अरे नहीं जय सर, हो, जिंदाबाद। आपके जुबान से सुनकर ही मुझे ऐसा लगता है कि मतलब सफल हो गया हमारा ये मेहनत करना, सच पॉडकास्ट बता रहा हूँ करना। मैं आपको, मैं किसी को अखलाकी दाद नहीं देता, किसी को झूठी तारीफ कभी नहीं करता मैं। आप मुझे अच्छे लगे और इसीलिए मैं आया भी, और आपसे मुलाकात रही, और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बातचीत भी, गुफ्तगू बहुत अच्छी रही। भाई आपका ही शेर है ना सर, क्या मुसीबत मोहब्बत हाय 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 हाय, वो रोज जतानी पड़ती है। ये कैसा प्यार है हर दिन, तेरे बगैर ही अच्छे थे, क्या मुसीबत है। ये बीवियों के लिए है। हाँ, अगर हाँ। शौहर अपनी बीवियों को कहे तो हर 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 बीवी ये कहती है कि नहीं, वो वाली मोहब्बत नहीं करते आप मुझसे, जो पहले करते थे, जो मजा नहीं रहा, वो मजा नहीं रहा आपके, तेरे बगैर ही अच्छे थे, क्या मुसीबत है। ये कैसा प्यार है, हर दिन जताना पड़ता है। थैंक यू सो मच बहुत सर, शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत इनायत। बहुत शुक्रिया।